का यार चल दिल काला करके देखते हैं। अगर कोई बचाने वाली जात होगी ना तो बचा लेगी। और बड़े ही खतरनाक किस्म के सवाल आ रहे थे, खुदा के वजूद पे सवाल उठा रहा हूँ। हरारी मेरा एक और मेंटोर है, हरारी। अब वो हरारी जो है वो गे है, वो यहूदी था, वो एथिस्ट हो गया। मतलब सारे ट्रिगर हैं उसके अंदर ना। मेरा तो मिशन ही यही है कि मैं मर जाऊं, मेरी कोई नजरियाती बेस, मेरा पूरा कोर्स मौजूद हो कि आपको अगर पावर हासिल करनी है तो आपको इस तरह पावर हासिल करनी है, और उस बेस पे कोई खानदान बने। कभी अपनी बेगम के लिए प्रोफेसर और लेक्चरर नहीं बनना। उसामा, अब बस चंद हम ना आपके आइडियाज की तरफ आते हैं। मैं चाहता हूँ मुख्तसरन हम उन्हें टच कर सके। उसामा, खुदा से किस तरह का रिश्ता है आपका, अगर आप बताना चाहें तो। यार मेरा बड़ा ही प्यारा रिश्ता है यार। मैं ना कोई छोटा सा काम भी नेकी का मुझसे हो जाता है। मैंने कहा ना, मैं अपना एहतसाब बहुत करता हूँ। मैं बहुत ही अजीबो गरीब किस्म के काम कर रहा होता हूँ, तो वो मैं बता ही नहीं सकता। लेकिन अगर मैं कोई बुराई करने की कोशिश करूँ, अपने आप को टेस्ट करूँ। एक वाकया हुआ था, मैं अपनी बुराई करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं अपने आप को टेस्ट कर रहा हूँ कि मैं इतना बुरा हूँ। और मैं नहीं कर पाता, मेरी हिम्मत नहीं होती, मैं नहीं कर पाता किसी वजह से वो काम। तो फिर उस काम के बाद ना मैं बोलता हूँ, अल्लाह ताला इसमें बख्श देना। मैं लिटरली बात कर रहा होता हूँ, सारा वक्त बात कर रहा होता हूँ मैं। यार मुझे मुझे कुछ भी चाहिए होता है ना, तो मुझे मुझे पता होता है कि देने वाली जात कौन है, तो मैं। और दूसरा ये कि मैं खुद, मेरा बड़ा अच्छा रिश्ता है अल्लाह के साथ। मैंने छोड़ा हुआ भी है। मतलब एक मेरी लाइफ का फेज ऐसा था अब्बास भाई कि मैंने मैंने बहुत सारी बातें स्किप की हुई हैं, लेकिन एक लाइफ का फेज ऐसा था कि मैं एक रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट, मैंने बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिज्म एक्सप्लोर किया रिलीजियसली। और फिर उसके बाद मैंने ना जो लेफ्ट विंग है आपका, वो मैंने उनके एक्सट्रीमिस्ट भी मैंने एक्सप्लोर किए हैं। मतलब कोई बंदा है वो अपने घर में बगैर कपड़ों के घूम रहा है और कह रहा है कि नेचर ने हमें ऐसा पैदा किया, हमें ऐसा होना चाहिए, उस किस्म के एक्सट्रीमिस्ट। समझ रहे हैं आप? जी जी जी, तो मैं मैंने समझ अपनी रहा हूँ। लाइफ में ये वाले एक्सपीरियंस भी बहुत किए हैं। तो उस दौरान मेरा ये था कि मैंने कहा यार चल दिल काला करके देखते हैं। अगर कोई बचाने वाली जात होगी ना तो बचा लेगी। और बड़े ही खतरनाक किस्म के सवाल आ रहे थे, खुदा के वजूद पे सवाल उठा रहा हूँ। और बिला खौफ व खतर उठा रहा हूँ कि यार चलो, अगर कोई बचाने वाली जात होगी ना तो इस दलदल से निकल आएंगे। और एक वक्त ऐसा था कि मैं इतना काला हो गया था अंदर से, इतना कि मतलब आप बड़े से बड़े एथिस्ट को अब कोई आ जाए मेरे सामने ना एथिस्ट, तो मुझे वो सारे सवालात जो उसके जहन में नहीं भी होंगे ना, वो सवालात मैंने खुद से पूछे। और मैंने ये नहीं किया, मैंने प्रीच करना शुरू नहीं कर दिया, मैं अपनी अपनी फाइट खुद ही लड़ रहा था। और मैं एक स्टेज ऐसा आया कि मैं इतना कंफ्यूज था कि मैं वो सारे सवालात कर रहा हूँ, और मैं रो रो के दुआएं भी मांग रहा हूँ कि अल्लाह बचा ले, मुझे यहाँ से बचा ले। मैं इस स्टेट में नहीं मरना चाहता। या तो तू है या तू नहीं है, या तो तू है या तू नहीं है। और मैं रद्द बहुत करता हूँ चीजें। आप अगर, मैं वैसे तो कॉन्स्पेरेसी थ्योरीज भी बोलते हैं, लेकिन मेरी कॉन्स्पेरेसी अगर आप कभी सुनेंगे ना, उसमें मैं खुद ही, मेरे अंदर अपनी जंग चल रही होती है। मैं कोई मैंने काफी बॉन्कर सारी आइडिया, सुनी है और उसके लिए फिर सवाल भी है, आप फिक्र ना करें। मैं कोई बॉन्कर आइडिया है ना, कभी अपनी जिंदगी के अंदर ऐसा नहीं है कि कोई अजीब सा बिल्कुल बेतुका आइडिया में, मैं हर चीज का पीछे क्यों का सवाल होता है। और आजकल जो रिसर्च चल रही है, एब्स्ट्रैक्ट थी मेरी जिंदगी में बहुत सारी चीजें, अब मैं उसको ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसी बेस पे मैंने सीरीज शुरू की है। खुदा से रिश्ता ऐसा है कि खुद को भी आजमा लिया घूम के। उसामा भाई, यूट्यूब शुरू करने का कैसे सोचा, अगर आप मुख्तसरन मुझे बता सके, और खास तौर पे जो आपने नाम रखा पाकिस्तान इंटेलेक्चुअल सोसाइटी, ये नाम क्यों। अच्छा, तो पहले मैं बताता हूँ शुरू करने का कैसे सोचा ना। भाई लॉकडाउन लगा, ठीक है, जुनेद भाई के साथ दोस्ती अच्छी हो गई, बातचीतें अच्छी चल रही हैं। लॉकडाउन लगा, उससे पहले मैं ये बातें कर रहा हूँ ना सारी बैठ के उनके साथ, उनको पता है कि मेरा क्या है दिमाग। अब लॉकडाउन लगा, एक दिन वो मुझे कहते हैं कि यार लाइव करते हैं। ठीक है भाई, हम एक, आपने अगर देखेंगे ना, कम व्यूज के साथ उनकी उस पे लाइव है चैनल के ऊपर। और वो मैं अपनी छत पे बैठ के मैं हूँ, लाइव है, और मुफ्ती भी है मेरे साथ, मेरे दोस्त।
वो शुरू हुआ, उसके बाद जब वो पाकिस्तान आते हैं लॉकडाउन के बाद, हम ट्रैवल कर रहे हैं लियारी के लिए, तो एक दिन ऐसे ही मैंने आपको बताया ना, बिठा के यार शुरू हो जाओ, और हम रैंडमली बगे तैयारी के, वो आर वी अलोन का पार्ट 1 बन गया। उसके बाद उसके बाद भी मैंने चैनल नहीं खोला, क्योंकि मुझे इस तरफ आना ही नहीं था। मेरी जिंदगी में मैं बड़े बड़े 3 गोल हैं, बड़े अहम किस्म के। दो मैं आपको बता दूं, दो हैं, एक एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना, और दूसरा ऐसा कि मेरी नस्ल में मरने के बाद 500 साल के बाद मेरी नस्ल में एक नजरिए के तहत कुछ बच्चे बड़े हो जाएं ऐसे, जो दुनिया के जो 12 यहूदी के पावरफुल खानदान है उसमें एक मुसलमान का खानदान हो, बाय एनी मीन्स। ठीक है मेरा नजरिया ये तो, ये 2 गोल हैं, एक मरने के बाद है, एक शायद जिंदगी में पूरा हो जाए, और तीसरा वाला नहीं बताना मुझे। जी जी तो बिल्कुल। तो ये थे ना, तो जब बहुत मैं खुद एक एक अंदर आपका ना फियर होता है, और मैं अपने डर को हमेशा चैलेंज कर रहा होता हूँ। तो मुझे नहीं पता था, क्योंकि हमने बहुत सारी कॉन्स्पेरेसी थ्योरीज सुनी है, और बड़ी मॉन्कर किस्म की होती हैं कि ये हो गया, देखें, होती वो भी, उनमें भी कोई बात होती है, लेकिन उसकी लॉजिक जब तक आप ना ढूंढे तो वो आप पेश ही ना करें ना, मैं नहीं करता। तो मैं डर रहा था, मैंने कहा पता नहीं लोग क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, और जो रिस्पॉन्स आया उस पे, मतलब ओवरवेलमिंग वेलमिंग रिस्पॉन्स था। तो फिर मैं सोचने लग गया कि यार एक यूट्यूब चैनल होना चाहिए, लोग सुनना चाहते हैं, लोगों की इस तरह भी मदद हो रही है, आपको कुछ करना चाहिए, एक यूट्यूब चैनल बना लें। और इस दौरान होता क्या है कि मैंने यूट्यूब चैनल बना लिया, एक आध वीडियो डाली, जुनेद भाई को दी, उन्होंने लगा दिया, और एलियंस आर कमिंग वाली वीडियो है, और वो वीडियो वायरल हो गई, क्योंकि कुछ दिनों के बाद ही उसके ना पीआई वाले ने यूएफओ यूएफओ स्पॉट कर लिया। देखा है मैंने, आपकी वो वीडियो भी देखी है जी। और लोगों ने बोला कि यार ये बंदा तो सही है, प्रिडिक्शन कर रहा है, और बस मैंने वो ऐसे ही बनाई थी वीडियो। उसके बाद फिर जब दूसरी पॉडकास्ट होती है तो उसके बाद वो चल जाता है। मैंने कहा ठीक है, इससे पहले लोग डिमांड कर रहे थे कि यार यूट्यूब चैनल है आपका, यूट्यूब चैनल है आपका। मैं इंस्टा भी मेरा एक्टिव नहीं था, आप यकीन करें। तो बस ऐसे ही बना है, मुझे नहीं पता कैसे बना है, वो बन गया, चल रहा है। समा इंटेलेक्चुअल होता क्या है, अगर आप मुझे समझा सकें? जो दूसरों की बात सुनने का, जिसके अंदर सुनने का बर्दाश्त करने का मादा हो, वो इंटेलेक्चुअल है। ठीक है। बस। आप अब हम स्पेसिफिकली कोई 4-5 सवाल आपके आइडियाज को लेके। आप हर चीज को इस्लाम के लेंस से देखते हैं, नजर ये आता है, सुन्नत से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, कुरान से। हर चीज को मजहब के लेंस से देखना आखिर जरूरी है क्यों? हरारी कहता है जी जी। कि इंसान ने जो तरक्की की है ना, देखें, हरारी मेरे एक और मेंटोर है, हरारी। अब वो हरारी जो है, वो गे है, वो यहूदी था, वो एथिस्ट हो गया, मतलब सारे ट्रिगर हैं उसके अंदर ना, सारे ट्रिगर हैं, मतलब काफिर करार देके उसका गर्दन काट दो, ये वाले ट्रिगर है एक्सट्रीमिस्ट के लिए। लेकिन मैं उसको मेंटोर मानता हूँ, क्यों? क्योंकि देखें, हमें एक बात समझने की जरूरत जो है वो ये है कि बाहैसियत मुसलमान, हमारा ईमान क्या है कि हम सारे हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल से है ना, जितने भी हैं, हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन यहूदी ईसाई जितने भी हैं। तो कहीं पे वो एक चीज आई होगी जिसके वर्जन चेंज हुए होंगे, स्टोरीज मुख्तलिफ हुई होंगी, लेकिन कनेक्शंस हैं आपके आपस में। मैं हमेशा कनेक्शंस की बात करता हूँ। तो मेरे नजदीक मैं हमेशा अपनी बात कहता हूँ कि आप अपने मजहब से देखें, आप अपने मजहब से देखें। तो हरारी कहता है कि ये इंसान ने कहानियां बनाना शुरू की, तो इंसान ने एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन की तरफ इंसान आया, और एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन से फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तरफ, और हम टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन में। तो हरारी कहानियों को जो कहानियों के पीछे जब आप उसकी स्पीच सुनेंगे, वो कहानियां जिसको कहता है, या उसकी बुक पढ़ेंगे होमोड्यूस, और सॉरी सेपियन, वो कहता है कि कहानियां हमने बनाई, वो है मजहब, हमने कहानियों में मज़ाहिब बनाए। तो उन जो कहानियां थी, जो मज़ाहिब हमने बनाए, उन्होंने इंसान को एक ग्रेटर गुड पे आने के लिए एक जगह मुहैया कर दी। अब मैं इसको है ना, मैं मेरी कोशिश होती है कि 9 साल का बच्चा समझ रहा हो। तो आप ऐसे समझें कि आप अपने दिमाग में इमेजिन करें, अभी छोड़ दें पहला इंसान कौन था, ये वाली डिबेट निकाल दें, कि इंसान के छोटे छोटे मुख्तलिफ मुख्तलिफ ट्राइब हैं, जो खाते हैं पीते हैं सेक्स करते हैं और सो जाते हैं, और वो मुख्तलिफ जगहों पे हैं। उनका काम ही जानवरों वाला है कि वो हंट करते हैं, अपना बस मल्टीप्लाई खाते करते हैं। पीते हैं, बच्चे जी। पैदा करते हैं, और अपनी प्रोटेक्शन कर रहे हैं, शेल्टर के अंदर वो सो रहे हैं। अब किसी एक इंसान के अंदर एक बड़ा ही अजीब किस्म का आइडिया जन्म लिया, और उसने कहा कि अब हमें एक सुपर पावर को की इबादत शुरू करनी है। वो जब इंसान ने वो अपनी आइडियोलॉजी अब जब स्प्रेड करना शुरू की,
तो एक समझे एक ग्राउंड है, इमेजिन करें एक ग्राउंड है। उसने कहा कि यहाँ पे आके अब उस खुदा की इबादत करनी है जिसने हमें बनाया। ये एक कहानी बनाई जो हरारी कहता है, ये एक मजहब बना। अब क्या हुआ कि जो मुख्तलिफ ग्रोह वाले इंसान हैं उनके अपने अपने तजर्बे हैं, वो आके साल में एक बार कर लें कि साल में एक बार वो किसी जगह पे मिल रहे हैं। अब आ रहे हैं, एक के पास है आपस में ना बातें चल रही हैं, इशारे हु हा कुछ भी चल रहा है, कोई किसी भी लैंग्वेज में बातें चल रही हैं, लेकिन मैसेज समझे मैं क्या देना चाह रहा हूँ। अब किसी ने बोला कि भाई सांप ने डस लिया, मेरे पास इसका इलाज है। किसी ने बोला कि भाई मेरे पास वो हंट करने की वो वाली टेक्निक है जिससे तुम बड़े बड़े मेमोथ को, हाथियों को, जो होते थे प्री हिस्टोरिक एनिमल जो दोबारा बनने वाले हैं, उसको तुम आसानी से हंट कर सकते हो। अब आइडियाज की कल्टीवेशन शुरू हुई, क्रॉस फर्टिलाइजेशन शुरू हुई। अब इंसान ने क्या किया कि एक ग्रेटर गुड की वजह से, जो एक ग्रेटर गुड पे आता था एक इबादत करने के लिए, एक कहानी जो बनी थी, एक मजहब जो बना था, उस पे इंसानों ने आपस में ये करना शुरू कर दिया, अपने आइडियाज शेयर करना शुरू कर दिया। अब ग्रो हो रहा है। किसी ने बोला ये देखो ये गोल पत्थर है, इसको मैं यूं फेंकता हूँ तो ये लड़खड़ाता हुआ नीचे जाता है और स्पीड में जाता है। तो किसी ने बोला कि इस पे सुराख करो, तीसरे दूसरे इंसान ने बोला सुराख करके देखते हैं। तीसरे ने बोला इसमें डंडी लगाओ, चौथे ने बोला कि दो तरफ करो, अब वो आपका कार्ड बन गया। तो इस तरह इंसान इसी तरह काम करता है, इंसान का दिमाग नेचुरली तौर पर। मजहब के साथ अटैचमेंट जो है वो आपकी तरक्की की वजह बनी है। वो जो कहानियां थी, वो जो मज़ाहिब थे, जो मजहब था, जो ग्रेटर गुड पे इकट्ठा होना था, मैं हरारी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, फतवे वतवे ना लगाना, उस पर फिर आता हूँ। तो जब ये सारी चीजें हम पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि हरारी ने कहानियां की, तो हमें पता है कि अब मेरा दिमाग क्या चल रहा है, क्योंकि मैं मजहब निकाल दो इंसान मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, आपस में तबाह बर्बादियां मचा देगा वो। ग्रेटर गुड, उस ग्रेटर गुड की एक कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। वो फिर वो पूरी एक डिबेट है मॉरलिटी और उस पे कि मजहब होना क्यों जरूरी है, हम उस पे नहीं जाते, हम बिल्कुल सरफेस पे रहते हैं और जनरल बात कर रहे हैं। तो मेरे लिए जब वो हरारी की मैं किताब पढ़ रहा हूँ, तो उस पे वो जो मिसिंग पॉइंट है, उसका इनपुट कहाँ से आ रहा है, वो मेरे मजहब से आ रहा है। ठीक है, जिस तरह मेरे मजहब से आ रहा है, मैं कहता हूँ हर किसी के मजहब से आएगा। क्योंकि बात वही है कि हमारा ईमान ये है कि आदम अलैहिस्सलाम और सारी लाइनेज है, फिर इब्लीस ने अपना काम किया तो वो कनेक्शन टूटना शुरू हो गए, मुख्तलिफ मज़ाहिब शक्ल में आने लगे, अशकाल होने लगा उनका। लेकिन अल्टीमेट कहानी एक ही है। या आप सेटनिज्म को पढ़ लें यार, वो भी कहते हैं कि बोहेमियन जो है वो हम उसकी इबादत करते हैं, लेकिन बनाया उसको खुदा ने। शैतान को बनाया खुदा ने। हम खुदा की इबादत इसलिए नहीं करते कि हमें खुदा के आइडियाज में फ्रीडम नहीं मिलती, वो जो बकरा और दुम्बा है उसमें मिलती है। तो कहीं ना कहीं ये सारी कनेक्शन है। मेरी कहानी का मकसद ये होता है कि वो मेरे मिसिंग जो पीस थे, जो मैं फलसफे के तौर पर हरारी को पढ़ रहा था, वो कौन इनपुट कर रहा है, वो इस्लाम दे रहा है। और फिर इस्लाम सिर्फ इतना सादा नहीं है, इतना सादा नहीं है जितना हमने बनाया हुआ है कि यार हाँ आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान थे, मुमकिन ही नहीं है, होना ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब आप थोड़ा सा क्वांटम फिजिक्स को अगर आप इसमें इन्वॉल्व करते हैं तो आपको समझ आता है कि हाँ वहां पे बना, यहाँ पे वो लाइनेज पूरी हो गई। उस पर मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है कि किस तरह टाइम रिलेटिव होता है, या आइंस्टाइन की थ्योरी थ्योरी पढ़ें तो हमें पता है कि सूर्य बकरा की आयत का, मैं जब मैं पढ़ रहा था ना, मेरे पास ये सारी चीजें दिमाग में मौजूद है, एक कनेक्शन बन रहा है कि सूर्य बकरा की वो आयत है कि फरिश्ते कह रहे हैं कि अल्लाह तो इसको खलीफा बनाएगा, कि ये जमीन पे फसाद बर्पा करेगा। तो उसकी तजबीह जो हम कर रहे थे वो ये था कि चूंकि उन्होंने जिन्नात को फसाद बर्पा करते हुए देख लिया था। मैं कहता हूँ उसमें क्वांटम फिजिक्स ले आओ, क्योंकि आप अल्लाह की बात करते हो, सुपर पावर की बात करते हो, तो उसके बस में तो सब है ना। तो वो टाइम रिलेटिव है। फरिश्ते बड़ी फास्ट फॉरवर्ड मोड में आपकी आपकी जिंदगी होते हुए देख रही थी। और अल्लाह के नजदीक अगर हम 10 डायमेंशन पे जाते हैं, सुपर स्ट्रिंग थ्योरी पे, वहां तो हो के सब खत्म हो चुका है। सही है, वो एक नुक्ता है, एक डॉट है, एक नुक्ते में गल मुक्दी है, वो वाला कहानी है वहां पे। तो वहां पे टाइम बड़ा रिलेटिव है। आप टाइम में जीते हो तो आप आपको इमेजिन करना मुश्किल हो जाता है। तो जब मैंने ये आयत पढ़ी, मैंने कहा यार इस पे तो सुपर स्ट्रिंग थ्योरी बिल्कुल सही बैठ रही है कि अगर कोई 8वें 9वें डायमेंशन के अंदर कोई क्रिएचर एग्जिस्ट करती है तो वो मेरी जिंदगी बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड मोड में देख रही है, एवोल्यूशन का पीरियड उसने देख लिया। और अगर अल्लाह बनाने का कहते हैं कि मैं जमीन पे खलीफा बनाऊंगा और उस पे एक हैवानी जिस्म वहां पे अपने हाथ से बना रहे होते हैं, तो भाई वो हैवानी जिस्म बन रहा है तो नीचे एवोल्यूशन हो रही है। यहाँ पे फिजिक्स के कानून के खिलाफ कुछ भी नहीं होता माँ सिवाय मौजों के। तो एक बड़ी लंबी डिबेट है, इसको समझाने के लिए भी मैं अभी खुद समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे समझाना है, क्योंकि लोगों को समझ नहीं आनी। तो वो पहली सीरीज मैंने बनाई है रू वाली और वाई वी आर हेयर वाली, उस पर फिर मजीद मैं करूंगा। तो मुझे मुझे जो मिसिंग पीस ऑफ पजल्स हैं
जो ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर अगर आप डार्विन की नेचुरल सिलेक्शन की बात कर लें, नेचुरल सिलेक्शन पे क्यों आप एतराज करते हो? हाँ हो सकती है, नेचर 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 कौन है? नेचर हम मानते हैं अल्लाह को है। तो जो फैसला हो गया नेचर का, या बड़ी इंटरेस्टिंग, में एक एथिस्ट की सुन रहा था, वो क्रिश्चियन के गॉड को डिफाई कर रहा था, लेकिन मैंने कहा कि यार इस बंदे ने तो हमारे खुदा को डिस्क्राइब कर दिया कि अगर कहीं खुदा है तो वो प्योर एनर्जी की फॉर्म में है, वो मैथमेटिक्स को खुदा कह रहा है। तो वो भी बड़ी फैसिनेटिंग वीडियो थी, उसके ऊपर भी मैं उर्दू में वीडियो बनाऊंगा। तो मेरे सारे मिसिंग जो पीस, पजल के पीस हैं, वो मुझे कुरान और हदीस में बासानी मिल जाते हैं, बासानी, थोड़ा गौर व फिक्र करना जी जी। पड़ता है तो। क्योंकि जाहिर है मैं आप कटहरे में नहीं है और इधर काउंटर आर्ग्यूमेंट बिल्कुल नहीं हो रहा, तो बस आपकी बात समझ रही थी। एक और बस हमें मुख्तसरन और चीज बताइए, आप इस बात से वाकिफ होंगे ना कि एक स्कूल ऑफ थॉट इस्लाम में ये भी है जो उसको कतई तौर पे कहता है कि कुरान साइंस की किताब है ही नहीं। जिस तरह आपकी बातों से और आपकी वीडियो से ये लगता है कि आप कुरान और साइंस के जो दरमियान हमें गैप नजर आता है उसे ब्रिज कर रहे हैं। दूसरी तरफ गांधी साहब हैं, जैसे उनका पूरा फराही स्कूल ऑफ थॉट है, और भी लोग हैं जो कहते हैं कुरान साइंस की किताब नहीं है। सर ये बेसिकली रसूल खुदा की सरगुज़िश्ते इंजार है। ये वो पूरी कहानी है कि जब रसूल खुदा मबूस हुए और वहां के लोगों ने किस तरह रिएक्ट किया, बस उसके अंदर वो उतना ही महदूद है। उसमें हिदायत तो है लेकिन उसमें से आप साइंस बरामद नहीं कर सकते। इस चीज को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं खुद मानता हूँ कि कुरान जो है वो साइंस की किताब नहीं है, वो निशानियों की किताब है, साइंस की किताब है, साइंस मिलेंगे उसके अंदर आपको। अच्छा, जो ये बात कहते हैं ना, वो बड़ा जुल्म करते हैं, वो खुदा को महदूद करते हैं। खुदा महदूद तो नहीं है ना। मैं कहता हूँ ये सबका मानना है कि कुरान एक मौजज़ा है। ठीक है, अल्लाह ताला का मौजज़ा है कुरान। मौजज़ा क्या है? आर्ट है, अल्लाह ताला का एक कलाम है। तो जब इंसान, शायर यहाँ पे ना दो शायरों की लाइन लिखता है, और फिर हम उस पर तशरीह कर रहे होते हैं कि शायर एक्चुअल में कहना क्या चाहता है। और कभी कभी ये होता है कि हम बहुत ही ज्यादा डिटेल में भी चले जाएं, 5-6 सफ़े भर देते हैं 2 लाइनों के शेर में। ठीक है, कि शायर क्या, और आर्ट यही होता है ना। आप घंटों घंटों पेंटिंग के आगे खड़े होते हैं, मोनालिसा की पेंटिंग में आज तक उस पे उस आर्ट को डिकोड करने की कोशिश की जा रही है। या जो अपने दा विंची के आर्ट हैं वो देख लें, आज तक डिकोड, और ये एक इंसान के छोटे से जहन का है, बनाया हुआ तख्लीक करदा फन पारा है। तो जब हम खालिक के फन पारे की बात करते हैं तो आप ज्यादती, मैं हर किसी से सवाल पूछता हूँ कि आप ज्यादती क्यों करते हैं? हाँ, उसके अंदर न्यूक्लियर बम, एटम बम बनाने की फार्मूले नहीं लिखे हुए, लेकिन उसके अंदर जो लिखा हुआ है वो समंदर को कूजे में बंद किया हुआ है। दो अकाबरीन आपस में बात कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हम सिर्फ सूर्य असर की तशरीह करने बैठ गए हैं तो हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन हम सूर्य असर की तशरीह नहीं कर पाएंगे। सूर्य असर हमें क्या बताती है? लाइफ, कंडक्ट ऑफ लाइफ बताती है। पहले तो हक को ढूंढो, तलाश करो, ढूंढ लिया, ठीक है, मिल गया। पता है कोई भी हक, कुछ भी हो सकता है ना। जमाने की कसम खा के अल्लाह ताला बोले वल असरी, जमाने की कसम, जमाना जो गुजर चुका है, जो आने वाला है, और जो चल रहा है वो भी जमाना है, जो गुजर चुका वो भी जमाना है, जो चल आने वाला है वो भी जमाना है। तो हर जमाने की कसम खा के बोल रहे हैं कि पहले हक को पहचानो। जब हक पहचान लिया, देखें, कोई भी हक होता है ना, XYZ वाला कोई भी हक होता है, आपको भी कुछ पता चल गया, आपको लगता है कि यार मुझे ये जो ट्रूथ है ये मुझे पता चल गया, तो आपकी जो सेकंड चीज होगी ना, जो इंसान की फितरत है, वो क्या करते हैं? आप सबको बताना शुरू करते हैं। तो सबको बताना शुरू करते हैं ना, फिर क्या करना है आखिर में? क्या है कि बताया, लोग नहीं मान रहे, मजाक उड़ा रहे हैं, रिडिक्यूल कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी मेजोरिटी आपसे नहीं इत्तेफाक कर रही। आप क्या हो रहे हैं? एक्सट्रीम हो रहे हैं। आपने एक कल्ट बना लिया छोटा सा, क्या यही है भाई जो मैं बोल रहा हूँ यही सच है? नहीं, यहाँ पे इंसान इंसान अपनी औकात दिखा देता है। नहीं, सूर्य असर बोलती है सबरी, बताओ सबिल हक की, बताओ सबिल सबरी, सबर करो। हक को पहचानने के बाद सबर करो। तो कंडक्ट ऑफ लाइफ है इंसान की जिंदगी में, आप इसको हर जगह अप्लाई कर सकते हैं, हर चीज में। कि मेरे सीईओ के, मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ, वहां पे मुझे एक सच्चाई मेरे ऊपर मतलब आश्कार हुई कि जो दूसरा बंदा है वो चोरी कर रहा है। अब मैं जाके सीईओ को बता रहा हूँ, सीईओ समझ नहीं रहा, मान नहीं रहा, तो मैं अब शदीद जज्बाती हो जाऊंगा, ये लो सर मेरा रेजिग्नेशन। समझ रहे हैं आप? तो आप इसको हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे नज़दीक साइंस की किताब तो बिल्कुल नहीं है, आपको फार्मूलाज नहीं मिलेंगे, हो सकता है मिले, मुझे नहीं पता, लेकिन वो फार्मूलाज नहीं मिलेंगे। लेकिन आपको गौर व फिक्र करने को, उस पर आपको कहा हुआ है कि मैं सूर्य मुफ्ती तकी उस्मानी की मैं
मैंने तफसीर ली, मैं मुख्तलिफ तफासिर पढ़ता रहता हूँ, तो आजकल मुफ्ती तकी उस्मानी की शुरू की है। उसमें शुरू में ये ना लिखा हुआ है कि सहाबा कराम रजी अल्लाह ताला अन्हो एक आयत से सूरत से आगे नहीं बढ़ते थे जब तक वो उसको मुकम्मल तौर पर उस पर गौर व फिक्र करके, बहस करके, डिबेट करके, यार ये कल्चर था हमारा, वो आगे नहीं बढ़ते थे जब तक वो कर ना लें, पूरी तरह मुतमईन ना हो जाए। तो सूर्य बकरा के अंदर 8 8 साल साहबा कराम रजी अल्लाह ताला अन्हों ने लगाए। वो तफसीर के अंदर है, सूर्य बकरा के अंदर 8 8 साल लगे हुए हैं। तो भाई मकसद ये है, बिल्कुल साइंस की किताब नहीं है, लेकिन वो खालिक का आर्ट है, मौजा है, उसके अंदर आपको बेशुमार चीजें मिलेंगी। मैं वहां पे कोई आइंस्टाइन के फार्मूले नहीं निकाल रहा, लेकिन मुझे पता है कि मैं जितनी तरक्की, क्योंकि अब मेरा बाहैसियत इंसान में जितना सोचने समझने के काबिल हो रहा हूँ, तो अब मुझे पता चला है मूसा और खिजर वाला, मूसा अलैहि सलाम और खिजर अलैहि सलाम वाला जो वाक़या है कुरान के अंदर, वो कोई फेरी टेल नहीं है। वो एक थ्योरी साइंस के अंदर मौजूद है, सुपर स्ट्रिंग थ्योरी, जो डायमेंशन और पैरेलल यूनिवर्स को या मुख्तलिफ चीजों को वो सपोर्ट कर रही है। तो मुमकिन है कि ये चीज हुई भी हो। अगर कोई चीज, अगर कोई खाले के, हम उसको महदूद क्यों करेंगे, इतना इतना छोटे से उसमें हम उसको महदूद क्यों करेंगे? तो बस ये है, मैं कोई लेकिन उसामा, साइंस नहीं ढूंढ रहा। हम उस खालिक को इतना बढ़ा भी क्यों देंगे जिसका उसने खुलकर जिक्र नहीं किया? जिस तरह आपने बलसर की बात की, उसका एक कॉन्टेक्स्ट है ना जो तफासिर में बयान है, उसको हम हर जगह अपनी मर्जी से क्यों अप्लाई करते रहे जहां वो महदूद नहीं है? जी। खुदा जाहिर है, लेकिन वो कहाँ तक जाता है, उसने क्या बोला है, ये भी तो वो डिसाइड करेगा ना। मैं अपने तखय्युल से कैसे डिसाइड कर लूं? ऐसा ही। देखें, आप मतलब मैं सवाल को दोबारा समझूं कि अगर उसको, उसने जितना बताया है खालिक ने, हम्म। उसने जितना बताया, हम उस पर महदूद क्यों नहीं रहते? अगर उसको हमें और बताना होता तो वो सब कुछ खुल खुल के बयान करता, यही है। हाँ। ऐसा ही है। अच्छा, हमारा एक है ना बहैसियत मुसलमान, सारे मुसलमानों का मानना है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उम्मी थे वो, हम्म। आ, उन पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको हर इल्म अता किया था। तो उस पर एक सवाल आता है कि यार, तो मुसलमानों ने न्यूक्लियर बम उस वक्त क्यों नहीं बना लिया? ठीक है। या कोई टेक्नोलॉजी की बातें क्यों नहीं कर ली? जिस तरह एक हदीस में पढ़ रहा था उस दिन कुर्बे क़यामत की निशानी में कि कुर्बे क़यामत के करीब इंसान की रानें उससे बात करेंगी। और आज के दौर में हमें पता चलता है कि हम मोबाइल रखते हैं और एयरपोर्ट्स लगे हुए होते हैं, जेब के अंदर ही होते हैं, और हम मुख्तलिफ लोगों से बातें कर रहे होते हैं, या गाने सुन रहे होते हैं, या सिरी को इनिशिएट कर रहे होते हैं, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इनिशिएट कर रहे होते हैं। अब आप सोचें, उस, मैं कहता हूँ इमेजिन करें, आप उस दौर के अंदर चले जाएं, आपको पता चला कि अब इस दौर के अंदर कोई डिस्ट्रप्शन पैदा हो गई है, कोई मजहब छोड़ के नया मजहब ले आया है, और वो मुख्तलिफ चीज़ें आपको बता रहा है कि एक खुदा की इबादत करो। अब उसमें, और एक मिसाल भी मौजूद है इसके लिए, अब उसमें वो अल्लाह ताला की तरफ से अता करदा इल्म में वो फार्मूलाज लिख रहा है कि भाई ये चीज़ें हैं, और इन चीज़ों पे आप मतलब H2O वाटर का फार्मूला है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता है, लेकिन वो लिख रहे हैं। बिलीव कौन करेगा? क्या कहते थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? नाउजुबिल्ला वो दीवाना मस्ताना ही कहते थे ना। या वो एक मेराज वाला वाकया, जब एक मेराज वाला वाकया हुआ, उस पर रिडिक्यूल करने की कोशिश की कुफार मक्का ने, सिर्फ एक मेराज वाले वाकये पे, कि ऐसे कैसे मुमकिन है। आज भी हमें थ्योरीज है हमारे पास, अभी हम प्रैक्टिकली नहीं है, लेकिन हमें थ्योरीज के तौर पर पता है कि ऐसा मुमकिन है, अगर हम कोई डायमेंशन, अलग डायमेंशन के अंदर ट्रैवल कर ले, और उस पर साइंस फिक्शन मूवीज बन रही है, लेकिन थ्योरी मौजूद है। साइंटिफिक थ्योरी बहुत ही मुख्तलिफ चीज होती है, हाइपोथेसिस नहीं होता, वो थ्योरी होती है। तो आज हम ये बात सोचने समझने के अब जाके 1400 साल बाद काबिल हुए हैं कि हाँ, एक बेनिफिट ऑफ डाउट है कि इस तरह साइंटिफिकली तौर पे ये चीज इस तरह वकूफ पजीर हो सकती है। ठीक है, उस जमाने में सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मेराज का वाकया बता रहे हैं, मैं ये पहला मेरी दलील है, तो उस पे कुफार मक्का रिडिक्यूल करने की कोशिश कर रहे हैं। वो हजरत अबू बकर सिद्दीक की हिकमत से वो सारा मामला उल्टा पड़ जाता है, लेकिन वो सिर्फ इस वाक्य पे कर रहे हैं। तो अब इमेजिन करें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं कि भाई आगे आने वाले दौर में, या मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये टेक्नोलॉजी किस तरह हासिल करनी है, वाटर का फार्मूला H2O है। तो उनके पैगाम को कोई सीरियस लेता ही नहीं, क्योंकि इंसान उस वक्त इंटेलेक्चुअली तौर पर इतना, टेक्नोलॉजिकली तौर पर इतना डेवलप हुआ ही नहीं था। ठीक है, तो अगर और ये तो पहला है। अब इमेजिन करें, इंसान मॉरली तौर पर भी डेवलप नहीं हुआ, बच्चियां दफना रहे हैं, ठीक है, लड़कियां दफना रहे हैं, अभी भी नहीं हुए हम, ठीक है, अभी भी
औरतों के साथ हम बड़ी ज्यादती कर रहे हैं। लेकिन इतने जाहिल माशरे के अंदर, जहाँ पे एक चिराग लेके आए हुए हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एटम बम बनाने के तरीके बता रहे हैं, इंसानियत ही खत्म हो जानी थी भाई, इंसानियत ही खत्म हो जानी थी। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो वो पैगाम है, वो जब हम कहते हैं कि ता कयामत का पैगाम है, तो वो वाकई ता कयामत का पैगाम है। और उसको हम डिकोड आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, जिस तरह साइंस और टेक्नोलॉजी तरक्की करेगी, तो अभी हमें मजीद बहुत सारी चीजें पता चलेंगी उसके अंदर जो हो चुकी हैं। तो बहुत सारी चीजें सपोर्ट भी करती हैं इस चीज को, ऐसा नहीं है। समा देखे मुझे, ना, जी जी प्लीज। 1400 साल पहले अगर मैं हजरत मूसा और खिजर अलैहिस्सलाम के वाक़े की मैं बार बार बात करता हूँ, बहुत बड़ी दलील है ये। आज हम बैठ के अगर मैं सुपर स्ट्रिंग थ्योरी के तहत उसको समझने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे एक पॉसिबिलिटी समझ आती है। हम्म। लेकिन उससे पहले क्या था, वो एक जादुई चीज थी कि कैसे, वो बस खुदा ही इल्म था, खुदा की तरफ से दिया हुआ इल्म था। लेकिन अब उस इल्म को समझने की थोड़ी सी औकात हुई है। तो वो जैसे जैसे हम आगे तरक्की करते जाएंगे, हमारी औकात बढ़ती जाएगी, तो और फिर इस जामे पैगाम को समझने में हमें बड़ी आसानी मिलेगी। समा, इस पे मेरे तीन बातें हैं, अब मैं चाहता हूँ मैं आपके सामने रख सकूं। जिस तरह आपने वाकई मेराज का जिक्र किया, एक मुसलमानों का तबका ऐसा है ना जो उसे ख्वाब ही मानता है, वो इस बारे से इस बात से इनकारी है कि वो हकीकत थी। मैं सिर्फ बताना, मकसद ये था जी कि जी। ऑन रिकॉर्ड आ जाए। दो और अहादीस हैं सही मुस्लिम से, मेरे पास कुछ नंबर्स नहीं है, मैं अगर जेपीजी लगाने की कोशिश करूंगा, लेकिन आपने गालिबन वो सुनी होंगी। खालिद बिन वलीद और रसूल खुदा का वाकया है कि वो एक जगह बैठे हुए थे, और गालिबन मदीने में, तो उनके सामने गौ पेश की गई, वो एक अरब का खाने की चीज थी। तो रसूल खुदा ने अपनी मर्जी से वो नहीं खाई। तो खालिद बिन वलीद ने पूछा कि क्या ये हराम है? तो उन्होंने कहा नहीं, मेरी तबीयत नहीं मानती। तो खालिद बिन वलीद ने पूरी प्लेट ले ली और खा ली। दूसरी बात, इसी तरह मदीने में एक वाकया हुआ, आप मुझसे बेहतर वाकिफ है कि मक्का में काश्त नहीं होती, ये तमाम काश्त मदीने में होती है। रसूल खुदा की सारी जिंदगी मक्के में गुजरी। जब मदीने पहुंचे तो सही मुस्लिम में ये हदीस है कि वो जो पैचिंग करते थे ना मदीने के लोग खजूर के दरख्त पे, तो रसूल खुदा ने चलते चलते कमेंट किया कि यार ये अगर तुम ना करो तो क्या फर्क पड़ता है। उन्हें लगा कि ये शायद रसूल खुदा की तरफ से कोई डिवाइन मैसेज है, उन्होंने पैचिंग करना छोड़ दी। कुदरत के कानून के तहत उस पे खजूर बनी ही नहीं। वो लोग आ गए, रसूल खुदा खजूर तो उगी ही नहीं। तो रसूलुल्लाह कैटेगोरिकली कहते हैं कि मैं तुम्हें दुनियावी चीजें सिखाने ही नहीं आया, मेरा काम दीन सिखाना है। और वो कैटेगोरिक है कि दुनिया के मामला तुम मुझसे बेहतर जानते हो। ठीक है। तो इसको आप किस तरह एड्रेस करेंगे जब हमारे पास पैरेलल में ये चीजें भी तो मौजूद हैं? अच्छा, पहला था मिराज के वाक़े वाला ना। जी। तो देखें, हमने ना बड़ा गोल्डन पीरियड गुजारा है, जिसको वेस्ट डार्क एरा कहता है अपना। हम्म। उस गोल्डन पीरियड के अंदर हमने ये सारी इंटेलेक्चुअली तौर पर डिबेट बड़ी स्पार्क होती थी, और हम बड़े गौरव फिक्र के अंदर थे मुसलमान, एक वक्त ऐसा था। तो वो फिर कहीं खो गया, अब तो है ही नहीं, अब तो करते ही नहीं है। लेकिन चूंकि उस वक्त के जो एक जो तबका फिक्र है, उनका मानना इसलिए है कि क्योंकि उस वक्त इस किस्म के कोई शवाहिद मौजूद नहीं थे, इंसानों के पास कोई रेफरेंस पॉइंट मौजूद नहीं था कि यार ये फिजिकल भी ये चीज हो सकती है। अब है हमारे पास, ठीक है। अब हमारी क्रिएटिविटी बढ़ गई, हमारी इमेजिनेशन बढ़ गई, अब ये है हमारे पास। अच्छा, दूसरा गो वाला जो वाकया है, वो हराम, मुझे उसका कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं आया, लेकिन मेरे नज़दीक हाँ वो हलाल ही है, हराम नहीं है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस सही है। अच्छा, तीसरा वाकया जो है, मैं दीन सिखाने आया हूँ, मैं तुम्हें दुनियावी मामला सिखाने नहीं आया, बेशक ऐसा ही है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मुकम्मल दीन ही सिखाया है। और जो इल्म उनको था जिस जिस चीज़ों का, वो अल्लाह ही की तरफ से दिया गया था, क्योंकि तो उम्मी थे, उनको तो दीन ही नहीं था। लेकिन हम जब बात करते हैं कुरान की, या हम बात करते हैं हदीस कुदसी की, तो वो चीजें वो थी जो अल्लाह ताला की तरफ से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की सूरत में, अल्हाम की सूरत में नाजिल की गई थी। और वो जो कुरान भी हम पढ़ रहे होते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज तो नहीं है ना, ये तो अल्लाह के अल्फाज हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो एक प्रैक्टिकली तौर पर दीन किस तरह, और दीन क्या है, दीन मजहब नहीं है, दीन एक पूरा लाइफ स्टाइल है। और वो बिल्कुल चलता फिरता कुरान का नमूना थे, और वो करते थे। मतलब वो बिल्कुल प्रैक्टिकली तौर पर उसको फॉलो करते, और उन्होंने दिखाया है बड़ी एग्जाम्पलरी तौर पे कि भाई तुम्हें अच्छा मुसलमान किस तरह बनना है, अल्लाह का नेक बंदा किस तरह बनना है। लेकिन जब हम कुरान की बात करते हैं ना, तो वो जो अल्फाज हैं, या हदीस कुदसी की बात करते हैं, तो ये जो अल्फाज हैं ये अल्लाह की तरफ से आए हुए हैं।
तो जब खालिक की तरफ से कोई चीज आई हुई होती है तो उसको फिर हम सिंपली बिल्कुल डेफिनेशन में नहीं ले सकते ना। उस पर फिर आपको गौर व फिक्र करना होता है। सूरह कहफ की एक आयत है, उसके दो दो मायने लिखे हुए हैं, और मैं उस पर मैंने गौर किया तो मैंने कहा यार दोनों सही हैं। कि इस कुरान के अंदर, मैं बिल्कुल एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं कर पा रहा अभी, इस वक्त दिमाग में नहीं आ रही, लेकिन इस कुरान के अंदर हर आला दर्जे की बात मुख्तलिफ जावियों में की गई है, और इंसान बहस करने में सूर्य सबसे आगे है। मेरे ख्याल से सूर्य कहफ की आयत नंबर 25 है। तो उसकी एक ट्रांसलेशन हुई हुई है और इंसान बहस करने में सबसे आगे, और एक जो दूसरी ट्रांसलेशन हुई है ये है कि मगर इंसान बहस करने में सबसे आगे। तो एक जो है वो इंसान की खसलत बयान कर रहा है, एक इंसान का मसला बयान कर रहा है कि कुछ भी इसके सामने आ जाए ना फिर भी वो बहस करेगा। और एक जो दूसरी ट्रांसलेशन हुई हुई है वो ये है कि एक तरीके से इंसान की खुसूसियत बयान कर रहा है कि इंसान बहस करने में सबसे आगे, डिबेट करता है, स्पार्क करता है, आइडियाज की कल्टीवेशन करता है। अच्छा, मैंने बोला यार ये दोनों ट्रांसलेशन दो दो हैं। खाली और मगर का अल्फाज था, मगर की वजह से वो थोड़ी नेगेटिविटी में चली जाती है और की वजह से। और फिर मैं सोच रहा हूँ कि अगर कोई आर्टिस्ट इस तरह समंदर को कूजे में बंद कर दे और दोनों ट्रांसलेशन हम सही समझ लें, तो लॉस्ट इन ट्रांसलेशन हो जाता है ना, दोनों के दोनों सही है। इंसान के सामने अगर कोई चीज़ खुल के आ जाए तो वो फिर भी बहस करेगा, और इंसान के सामने ना आए तो उसकी खसूसियात है वो बहस करने में आगे। और डिबेट आपको पता है कि जो स्पार्क होती है तो वो फिर आइडियाज को जन्म देती है। तो ये सब एक आयत का आप इतनी लंबी इस किस्म की थॉट प्रोसेस में जाके तशरीह कर सकते हैं। तो आपकी बात पे बैक दोबारा आता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितना भी बयान फरमाया है वो सारे खुदा के अल्फाज थे ना, हमारा मानना यही है। और हम फिर खुदा को महदूद क्यों करते हैं? दोबारा उस पॉइंट पे आगे क्यों महदूद कर रहे हैं हम ये भी खुदा को? लेकिन फिर दलील तो वही है ना, खुदा को लामहदूद करने की दलील भी तो खुदा के अल्फाज से ही निकालेंगे, खुद तो नहीं निकाल सकते। ऐसा ना तो है क्या? खुदा ने कुरान में कहीं कहा हो कि मेरी मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ, इसमें एक मतलब नहीं 10 मतलब निकल सकते हैं। हमारे पास ऐसी भी तो कोई कोई कतई हाँ है दलील ना। नहीं है। अच्छा। कुरान में अक्ल अक्ल रखने वालों के लिए निशानियां मौजूद हैं, आपने सुना भी होगा। जी खुला कुरान कहता है कि अक्ल रखने वालों के लिए निशानियां मौजूद हैं। इस तरह मैं, अगर हम इस्लाम की बात करते हैं ना, तो मैं आपको दो वाकयात सुनाता हूँ, दो चीजें बताता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बदू आता है, और वो नबी, कल ही मैं किसी से बात कर रहा था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके वो कहता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे वो तरीका बता दें आसान, जो मैं बस करूं, आप जो बताएंगे मैं वही करूंगा और मैं जन्नत में चला जाऊं। आपको पता है बदू इंटेलेक्चुअली तौर पर ना थोड़े से कबायली जहन वाले उस वक्त लोग होते थे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको फराइज बताते हैं ना, नमाज रोजा जक़ात है, जो भी फराइज हैं आपके। मुझे पूरा कॉन्टेक्स्ट याद नहीं जी है, जी। कि तुम ये कर लो, इस पे स्टिक हो जाओ, बिल्कुल इस बात को फॉलो कर लो और तुम जन्नत जाओगे, जन्नत में चले जाओगे। तो बड़ा खुश होता है वो, नाच यूं थोड़ा मस्ताता हुआ गाते हुए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दे दी, अब मैं जन्नती हो गया, मैं यही करूंगा सिर्फ और मैं जन्नत में चला जाऊंगा। नबी पाक साहबा कराम रजी अल्लाह तआला अन्हु को कहते हैं कि देखो वो जा रहा जन्नती। ठीक है, ये इस्लाम की एक शक्ल है। ठीक है कि ये कर लो, तुम अगर कुछ और नहीं कर सकते तुम ये कर लो, तुम जन्नत में जाओगे। अच्छा, यही इस्लाम हमें बताता है कि अगर तुम काजी हो, तुम हुक्मरान हो, तो तुम्हारे सवाल जवाब बहुत ही सख्त होंगे। वो सख्ती की इंतहा ये है कि आपके खुलफाए राशिदीन जो हैं वो बोरे उठा उठा के पहुंचा रहे हैं, या वो मुशक्कत कर रहे हैं और रो रहे हैं कि भाई हमारी पकड़ ना हो जाए इसमें। मतलब अगर आप इंटेलेक्चुअल, और कौन बनता है काजी और हुक्मरान, किस किस्म के लोग बनते हैं? ये जो इंटेलेक्चुअली जिनका लेवल थोड़ा सा ज्यादा हो, जो सोचने समझने की हो, ये लीडरशिप क्वालिटी इनके अंदर ही होती है ना। तो इस्लाम यहाँ पे दो मुख्तलिफ चीजें बता रहा है कि अगर आप बिल्कुल सादा हो, आपको कुछ समझ नहीं लग रही, आपको कुछ पता नहीं है, आप फराइज करोगे तो आप जन्नत में चले जाओगे। लेकिन अगर आप सोचने समझने की, अल्लाह ताला ने आपको वो गिफ्ट दी हुई है, वो सलाहियत दी हुई है, तो भाई आपको हिसाब किताब ज़रा सख्त देना पड़ेगा, आपको सोच विचार करके काम करने। तो ये दो चीज़ें इस्लाम के अंदर जो मैं समझता हूँ कि इसको थोड़ा और हाईलाइट होना चाहिए 90। और फिर हम जब इंसानों के ऊपर आते हैं, इंसान किस तरह काम करता है हमें पता चलता है। 99% जो लोग हैं वो बस, उनकी ज़िंदगी में बोरियत होती नहीं है, वो अपने आप को बिजी लगते हैं, एक बड़ी रोबोटिक किस्म की लाइफ गुजार रहे होते हैं। और जो आप जितने भी कामयाब लोग देख रहे होते हैं वो रोबोटिक किस्म की लाइफ नहीं गुजार रहे होते, उनका एक मिशन, एक मकसद, इंटेलेक्चुअली तौर पर वो आगे बढ़ना चाह रहे होते हैं। तो इसी तरह कुरान के अंदर भी जो मैंने आयत तशरीह या कोट की कि अकल अकल रखने वालों के लिए निशानियां मौजूद हैं, तो जरूरी नहीं कि वो इस्लाम है, वो नहीं करोगे तो जहन्नुम में जाओगे। लेकिन जिनके पास इतना शऊर है, जिनके पास इतनी अकल है, जो चीजें ढूंढ सकते हैं और जो कनेक्शन बना सकते हैं, फिर उनके लिए फर्ज है ना ये करें।
वरना क्या है, मुझे मुझे कोई एथिस्ट आके मैं मुझे मुझे कहता है कि भाई, मैं आपको एक वाकया शेयर करता हूँ। मैं बड़े ना तामुल से सुनने वाला बंदा हूँ। तो मेरे को एक एथिस्ट था, बैठा हुआ था, मतलब मुख्तलिफ स्पार्क चल रही हैं, बातें चल रही हैं, और वो मुझे मुख्तलिफ किस्म के सवालात कर रहा है। और मैं उसको बोल रहा हूँ कि यार, हर सवाल में ना मैं मेरा एक ही जवाब होता है कि मसला क्या है, मतलब तुम कोई एतराज करो, इसमें मसला क्या है। अब मैं वो एतराज़ात नहीं बताऊंगा, वो बड़े खतरनाक किस्म के एतराज़ात थे, लेकिन बेसिकली यही है कि यार तुम दीन फितरत की बात कर रहे हो। अच्छा, एट द एंड क्या हुआ कि मैंने कहा कि तुम ये जो चीजें सुनते हो तुम किसके मुंह से। अच्छा, मैं आपको छोटा सा बता देता हूँ ना एक एतराज, कि वो कहता है कि यार ये कहते हैं इस्लाम इखलाक के नाम पे फैला है। इखलाक से फैला है, तलवार से नहीं फैला। मैंने कहा जो कहता है, मैं थोड़ा सा वो हूँ जब बातें कर रहा हूँ, तो मैंने जो कह रहा है वो गलत कह रहा है। बोले हैं? मैंने कहा हाँ भाई, तलवार से फैला है। प्राउड हो, क्या हो गया, मसला क्या है इसमें। फिर मैंने उसको समझाया कि अथॉरिटी, बाज दफा ऐसा होता है कि लोग है ना, आप ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि बाज लोग कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं जाना चाहते। उनको अगर पता भी है, एक मिसाल दे रहा हूँ, एक गांव है उसमें अक्सरियत को पता है कि इस्लाम वो है, बुत परस्त हैं, लेकिन उनको पता है कि इस्लाम जो है वो बिल्कुल सही पैगाम दे रहा है। तो वो अपने सोसाइटी नॉर्म को छोड़कर आसपास वाले के प्रेशर की वजह से वो इस्लाम कबूल ही नहीं करेंगे कि यार कौन कर रहा है। हो सकता है ऐसे 20 घरों में से ऐसे 10 घर हों जो इस्लाम का पैगाम समझ रहे हो और करना, और अपनी आलकसी की वजह से वो कबूल ना कर रहे हो। तो ऐसे में जब डंडा आता है, जो हुकूमत करती है वैक्सीनेशन, सबको पता है कि बचाएगी आपको, लेकिन वैक्सीन करवा नहीं रहे, जब हुकूमत का डंडा आ गया तो एक्सपो सेंटर के बाहर लाइनें लगी हुई हैं। तो वो जब डंडा आता है ना, तो उनको फिर एक किस्म का सहारा मिल जाता है कि हाँ चलो ये कर लो। तो इस्लाम सिर्फ इखलाक के दौर पे नहीं फैला, हमने लड़ा है। और ह्यूमन रेस के अंदर आइडियोलॉजीज इसी तरह परवान चढ़ती हैं, इसी तरह परवान चढ़ती हैं। सोवियत यूनियन आया था जब अफगानिस्तान के अंदर, तो वहां पे जब वो कब्जा कर लिया तो एक वहां पे लाल लाल लहराएगा वाला मंजन शुरू हो गया था। फिर जब इस्लामिस्ट आए तो उन्होंने अपना ताकत के जोर पे कर लिया। जब अमेरिका आया तो उसने अपनी आइडियोलॉजी डालना शुरू कर दी, और लोग अभी देखा ना, दोबारा तालिबान की हुकूमत आई है तो कैसे लोग भाग रहे हैं जो अमेरिकी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते थे। तो ये आइडियोलॉजी के बेस पे होता है, आप अपने कंफर्ट जोन को आसानी से छोड़ देते हैं जब आपके ऊपर डंडा आता है। तो नहीं है, तो फिर वो एथिस्ट बैठा था, मैंने कहा यही मसला है भाई, ऐसा ही है, मेरे पास ताकत नहीं है। एल जी क्यूबिटी की बात करते हो, हाँ, आए वो आए मैदान में, आए ताकत लें, हुकूमत करें अपने मुल्क के अंदर, हमारी गर्दनें काट दें, हम बोले एलजीबीटी गलत है, गर्दन, इंसान इसी तरह काम करता है, आप नहीं छुटकारा पा सकते से, हम अपने आप को बेवकूफ क्यों बनाते हैं। तो जब फितरत समझ, की बात करते हैं, इंसान दीन एक फितरत, तरह काम करता है, ये इस चीज की दलील तो नहीं है ना कि वो सही है। नहीं दलील नहीं है। देखें, एक मैं आपको ह्यूमन हिस्ट्री से लेकर हम्म। और प्रेजेंट तक जा रहा हूँ। हमारी बिल्ड ही ऐसी हुई हुई है ना, हमारी बिल्ड ही ऐसी हुई है, हमारे पास कोई और तरीका ही नहीं है। आप, मुझे एक बंदे ने बोला कि, थे मेंटोरी थे, बॉर्डरलेस, उस पे कि यार बॉर्डरलेस होने नहीं चाहिए, बॉर्डर होने नहीं चाहिए, बॉर्डर मतलब क्या, इंसान आपस में, इंसान एक ही तो है, सारे एक जैसे ही हैं, दो हाथ दो नाक दो पाँव, रेसिज्म भी नहीं होनी चाहिए, बॉर्डर ही नहीं होने चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है भाई, आप एक काम करें, आप अपने घर की ना दीवारें गिरा दें, आप शुरू करें, आप गिराएं, दूसरी मैं गिराऊंगा। आप एक महीना गिरा के रखें अपने घर की दीवारें, बोले आने दो इंसानों को मेरी जगह, तो क्या हुआ। नहीं है, क्योंकि हम बिल्ड ही नहीं हुए। तो उन्होंने जवाब दिया कि यार वो फिर सिक्योरिटी के घर वाले हैं, सिक्योरिटी का। मैंने कहा यही तो मसला है, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि जर जमीन जो क्या था, जर जमीन जाल का मसला क्या है। मसला ही यही है कि इंसान भाई, दलील सही गलत तो छोड़ दें, फिर वो तो हम थोड़ी स्पिरिचुअल बहस में चले जाएंगे, लेकिन सही वही है जिसके पास पावर है। चलो, और ये डिबेट फिर किसी और तरफ से ले जाएगी, खासतौर पे इस्लाम वाली, लेकिन जाहिर है ये जिंदगी आपकी है, हम उस पर बात कर रहे हैं, तो हम डेविएट बिल्कुल नहीं होंगे। इसी में मुझे एक और चीज बता दीजिए, ये खुदा ऊपर बैठा हमें क्यों पजल कर रहा है, मतलब क्यों दो दो मतलब दे रहा है, मतलब क्यों। वही बात है ना कि जिसका जितना इंटेलेक्चुअल है, फिर वो उस हिसाब से उस मैसेज को निकालेगा। अब सबको थोड़ी बताया जा सकता है कि यार कोलेटरल कोलेटरल डैमेज के लिए हमने 500 दहशतगर्द मारने के लिए हमने 1000 बंदे पॉपुलेशन को मार दिया। क्योंकि अगर वो हम 500 दहशतगर्द ना मारते, 1000 बंदे बेगुनाह और 500 दहशतगर्द ना मारते हम, तो वो 500 दहशतगर्द आगे 50,000 बंदों को उड़ा देते। तो यही है, हमें समझ नहीं आती। चलो हर ये किसी चीज, को, जी। देखें, हर किसी को नहीं समझा सकते ना आप बात।
मैं अपनी जात में, जब से मैंने ये वाली आइडियोलॉजी मैंने की है ना, तो मुझे बहुत सारी चीजें समझ आना शुरू हो गई। हम यहाँ बैठ के, एक आम आवाम है, उसका मसला क्या है यार, महंगाई हो रही है। मैं इस हुकूमत की बात नहीं कर रहा, मैं एक जनरल नवाज शरीफ का दौर भी ले लें, जरदारी का दौर भी ले लें, यार महंगाई हो रही है, ये हुकूमत सही नहीं है। अब ये महंगाई क्यों हो रही है, उसके पीछे वजूहात क्या है, क्या मुल्क को चलाने के लिए कर रहा है, जो वो पावर पोजीशन में बैठा है ना, उसी को पता है। या सही गलत, यार अल्ताफ हुसैन गलत था यार, उसने बड़े बंदे मारे, उसने क्यों किया, उसकी भी अपनी एक कहानी होगी ना भाई। लेकिन ठीक है। इस तरह तो फिर या आप वो गलती का लाइसेंस नहीं दे रहे, सबकी हाँ, कहानी होगी, हिटलर की भी कहानी होगी, फिर इसी तरह अबू जहल की कहानी भी हिटलर, होगी, फिर हाँ, उसे भी, फिर एग्जैक्टली अबू जहल को भी एग्जैक्टली लाइसेंस दें। एग्जैक्टली ऐसा ही है। लाइसेंस नहीं दे रहा मैं, सही, मैं किसी को सही नहीं कह रहा, सही मैं नहीं कह रहा, क्योंकि मेरी नजर में जो गलत है वो मेरी अपनी आइडियोलॉजी की बेस पे गलत है। लेकिन हमेशा ये होता है कि टेररिस्ट फॉर सम और हीरोज फॉर सम। सही है, ऐसा ही किसी होता है। एक का टेररिस्ट दूसरे का फ्रीडम फाइटर होता है। यही होता है। तो सिर्फ बात यह है कि मसाइल का हल करने के लिए ना, आपको कम से कम सामने वाले को समझने की बड़ी जरूरत होती है कि यार वो कुछ कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है। हम लाइसेंस किसी को नहीं दे रहे, अगर वो कर रहा है, देखें, ऐसा नहीं है कि हिटलर ने अगर बड़ी खतरनाक किस्म के बंदे खत्म किए, 6 लाख यहूदी कहते हैं, 60 लाख, 6 लाख याद नहीं है, लेकिन मारे हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो किसी भी वजह से कर रहा है, उसकी आइडियोलॉजी बड़ी पक्की है, और वो कहता है कि यार ये देख लेना जो थोड़े छोड़े हैं वो क्या करते हैं, वो भी इसका एक कोट था, और वो वाकई हो रहा है, तो इसका मतलब नहीं हिटलर ने सही किया था, नहीं। लेकिन उसने अपने लिए सही किया था, अपनी आइडियोलॉजी की बेस पे। जब हम आइडियोलॉजिकल वार्स पे बात कर रहे होते हैं ना अब्बास भाई, तो यहाँ पे मामला बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। आप समझा ही नहीं पा सकते लोगों को, आम लोगों को, कि भाई यही है, ऐसे ही है, इंसान ऐसे ही काम करता है। अमेरिका ने खामा खाई की वॉर शुरू कर दी, 20 साल के बाद वो रिट्रीट करके क्यों गया। वो वेपन इंडस्ट्री उसने सारा इतना अच्छा, मतलब वो तो वैसे कहते हैं कि लेके चले गए, लेकिन वो फिर फायदा क्या हुआ इस चीज का। एक आइडियोलॉजिकल वार होती है, वो हमेशा से इंसानों के बीच में रही है, और ये ऐसे ही चलती रहेगी। इसमें मतलब कोई शर्म की बात नहीं है। अमेरिका में कौन बेशर्म, कोई अपना मुंह छुपा के घूम रहा है, अच्छा अपोलोजेटिक हो रहा उसामा, है। फिर ये बताइए कि जो आप कह रहे हैं कि हर किसी का अपना सच है, हर किसी का अपना सही गलत है, और जो शुरू में आपने मुझे बताया कि रिलीजन कनेक्ट करता है ग्रेटर गुड के साथ, सबका कलेक्टिव ग्रेटर गुड है, तो ये दो दो बातें ऑपोजिट नहीं है? नहीं ना। अच्छा, देखें, कैसे? एक एक है ना, ये समझे कि आइडियोलॉजीज जो हैं, अगर मैं दोबारा उस पर जाऊं कि जी हम जी। आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, दोबारा कनेक्शन हो रहे हैं, तो कहीं पे आइडियोलॉजीज स्प्लिट होना शुरू हुई ना। वो आइडियोलॉजी स्प्लिट होते 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 इतनी हो गई। देखिए, एक घर की भी एक अलग आइडियोलॉजी होती है ना। ठीक है, मैं कल कहीं बैठा हुआ था, तो उसने कहा कि आप कौन है। मैंने कहा यार मैं मुसलमान हूँ। नहीं नहीं, मतलब किस इमाम को फॉलो कर रहे हो। बोला यार मैं सभी को कर रहा हूँ। तो कोई ऐसा मसला नहीं है। नहीं यार, कोई एक तो पहचान होनी चाहिए। तो ये पहचान वाला जो है, ये हर घर की भी अलग पहचान होती है। इस तरह मुख्तलिफ कॉन्फ्लिक्ट बिल्कुल नहीं कर रही ये बातें, क्योंकि आइडियोलॉजीज जो होती हैं वो डिपेंड करती हैं कि आप कितने पावरफुल हैं और आपकी आइडियोलॉजी कितनी। एक वक्त था इस्लाम बहुत पावरफुल था, हम बड़े स्पीड में स्प्रेड कर रहे थे, और हमने कितना 1.7 है, हम कितने बिलियन है, जी, 1.3 1.7 बिलियन, बिलियन। 1.7 बिलियन हम 6 हो गए। जी। वो अलग बात है, समंदर की झाग पे हैं। इससे पहले हम, अब हम फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन है क्रिश्चियनिटी के बाद। जी। तो क्रिश्चियन देखे ना, क्रिश्चियनिटी हमसे पुराना है, और वो पुराने तर्ज से चल रहे हैं, लेकिन वो अभी तक अपनी आइडियोलॉजी पे बरकरार हैं। वो अभी तक मिशनरीज चल रहे हैं, और हम भी चल रहे हैं। ये आइडियोलॉजिकल वॉर वॉर ही अलग है। लेकिन मैं जो कहता हूँ ना, जो मेरा पॉइंट है वो हम्म। कनेक्शंस बनाने का, वो ये है कि अल्टीमेटली अगर हमने ये काम कर दिए, अगर हिंदू अपने मजहब के अंदर जाके वो पॉइंट ढूंढ रहा है, कनेक्टिंग पॉइंट ढूंढ रहा है, या किसी को सही गलत नहीं कहता मैं इतना कि यार तू गलत है, तू जहन्नुम में जाएगा, मैं नहीं कहो ना, वो हम जज थोड़ी हैं, अल्लाह जज है। कुरान तो कहता है और खुलेआम कहता है। नहीं तो लेकिन जज कौन है। खुदा। वो तो जज तो वही करेगा ना। आप किसी भी मुफ्ती से पूछ लें कि यार किसी भी हिंदू के जन्नत जहन्नुम का फैसला आप नहीं कर सकते, यार क्या बात कर रहे हैं। कुरान तो कहता है कि ये वाली अगर आपके अंदर क्वालिटीज होंगी तो आप जहन्नुम के अंदर जाओगे। अगर वो क्वालिटीज किसी के अंदर हैं, आप किसी के अंदर झांक के तो नहीं सही देख सकते ना उसके अंदर क्या है। तो बेसिकली अल्टीमेटली फैसला तो खुदा ने ही करना है ना, हम जज नहीं है किसी के लेकिन थोड़ी जिंदगी देर में। पहले हम खुदा के नायब बने हुए थे कि उसने कहा है कि सोचो तो हम अपनी सोच की गहराई हमेशा तक लेके जाएंगे, और यहाँ पे जब वो फैसला कर रहे हैं तो वो गहराई थोड़ा, वो फैसला थोड़ा हम भी कर लें। फिर हम यहाँ पे क्यों खुदा कौन सा की फैसला, समझा नहीं, मैं ये दोबारा रिपीट करेंगे। मैं रिपीट कर देता हूँ। थोड़ी देर पहले हम खुदा को महदूद नहीं कर रहे थे हम्म। कि
वो जब हमें कहता है सोचो, तो हम क्यों महदूद करें, हम आगे जाते जाएं। तो दूसरी जगह हम खुदा को इधर क्यों महदूद कर रहे हैं कि फैसला सिर्फ वो करेगा। उसने हमें बता दी ना गाइडलाइंस, तो हम फैसला करते हैं फिर। नहीं तो हम भी तो फैसला करते हैं ना, लेकिन बात वही है कि वो गाइडलाइंस के बाद हमें पावर चाहिए। मैं जब जिस एथिस्ट के साथ बैठा हुआ था तो मैंने कहा मेरे पास अगर पावर आएगी इसके बाद तू मेरे साथ ये सवाल करेगा मैं तेरी गर्दन काट दूंगा। यार सही एक है। तो आप और गलत तेरे करते हैं। सीरियसली इंसान, और वो मेटाफोरिकली था। मैं उसकी सच्ची में नहीं, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है भाई सच्ची में नहीं, लेकिन मैं उसको एक मेटाफोर बता रहा था कि तेरे पास पावर आएगी फिर तू क्या करेगा। जो तेरे खिलाफ खड़ा होगा, तेरे पास पावर है। पावर का गेम है यार, नहीं समझ सकते आपको। लोग लोग बड़ा बुरा मानते हैं इस बात पे, लेकिन यार हकीकत ही यही है। अच्छा, खुदा को महदूद मैं ये इस पे नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि जज करने की क्वालिटी, क्योंकि हमें नहीं पता किसी के अंदर क्या है। और हमारा ईमान है कि वो सिर्फ अंदर की बात खुदा जान रहा होता है। तो वो जो एट द एंड और उसका जब उसकी किंगडम आएगी ना, उसकी किंगडम होगी कि कौन जन्नत में जा रहा है कौन जहन्नुम में जा रहा है, जब वो फैसला कर रहा होगा, फैसला उसी ने करना है ना एट द एंड। हम तो खाली कयास आराएं ही कर सकते हैं कि यार अब्बास भाई तुम 3 सवाल ऐसे पूछ चुके हो, मुझे लगता है तुम जहन्नमी हो। लेकिन मैं यार ऐसे ना सर्टिफिकेट तो कर। नहीं नहीं नहीं, एक मिसाल दे रहा हूँ। लेकिन मैं सर्टिफिकेट तो लिख के नहीं दूंगा ना जी। कि यार ये जहन्नुमी है। अच्छा जहन्नुमी हो भी, मैंने तुम्हारे अंदर वो करेक्टरिस्टिक्स देख भी लिए हैं आपके अंदर बाज भाई, तो मैं क्या करूंगा, आपको मैं उड़ा दूंगा कि अच्छा जहन्नुमी है जहन्नुम में जा। नहीं कर सकता ना मैं ये। ठीक है, मेरे पास है ही नहीं। हाँ अगर मैं पावर के अंदर लोग हूँ खैर और ये मैंने, कर रहे हैं, आपको पता ही है, लेकिन वो भी इस्लाम के नाम पे ही कर रहे हैं, फिर वो एक अलग डिबेट हो जाएगी भाई बिल्कुल। कोई इस्लाम के नाम पे कर रहा है, कोई हिंदू के नाम हिंदुज्म के नाम पे, कोई क्रिश्चियन, वो करते ही रहते हैं, किसने नहीं किया। तो वो एक अलग है। अभी किसी ने मुझसे पूछा था, मैं तालिबान ने ना अभी लटका दिए थे, कोई पता नहीं किडनैपिंग वाला केस हुआ था। बोले उसामा भाई आपके हिसाब से, अच्छा वो प्रो तालिबान था, ये जो काम किया है ये सही किया है। तो मैंने कहा हाँ। बोले हैं, आप तो अभी बता रहे थे, उसने मुझसे पहले पूछा था कि आप तालिबान के बारे में क्या सोचते हो, तो मैंने बड़ा एक खतरनाक अल्फाज बोला था, मैंने ये हैं वो लोग। तो बोले अभी। तो मैंने कहा यार तुम मुझसे ना, मैं अगर आइडियोलॉजिकली तौर पर तुम मुझसे पूछ रहे हो कि अफगानिस्तान के लिए इस वक्त तालिबान सही है, तो मेरे हिसाब से सही है। पाकिस्तान में आ जाए मैं तो लड़ मरूंगा, मैं उनको आने नहीं दूंगा समझ। बोले यार ये क्या मुनाफिकत चल रही है आपकी बोला मुनाफिकत नहीं है भाई, वहां पे इस वक्त जो एक्सट्रीम मेजर्स चाहिए वो परसूट कर रहे हैं। और ऐसे ही होता है, हुकूमतें ऐसे ही चलती हैं, आज डराएंगे तो कल इंसान बन के बैठेंगे। पाकिस्तान में भी इसी तरह बहुत सारे एक्सट्रीम केस में हम नहीं बोलते कि ये काट दो उसका, अज़ू तनासुली काट दो उसका। अगर कोई रेप का केस कर रहा है बच्चों के साथ, तो हम एक्सट्रीम मेजर चाहते हैं ना, एक बार हो जाए फिर किसी की लेकिन हिम्मत ही ना आपको पड़े। मुझसे बेहतर पता है कि रिसर्चेज हैं कि इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन खैर हम फिर आगे चलते हैं, ये हमारा टॉपिक है ही नहीं। मुझे तो ये टॉपिक है। बताइए आप, ये जिन, पोर्टल, रूह, डायमेंशन, सीक्रेट सोसाइटीज, मेरी जिंदगी पे क्या फर्क पड़ता है इससे। नहीं पड़ता। आम इंसान की जिंदगी में फर्क नहीं पड़ता, मैं वही तो कह रहा हूँ। आम इंसान है वो अपनी जिंदगी मजे से जिए। इंटेलेक्चुअल्स जो होते हैं वो बहुत ही कम, उनको एक है ना, इंटेलेक्चुअल्स क्या बताया था उसने यार, एक स्टिमुला पता नहीं क्या, मेरे जहन से वो अल्फाज निकल गया, वो चाहिए होती है मुसलसल। जैसे रोम के अंदर बैठ के बातें कर रहे थे, या अच्छा होता क्या है कि बड़ी आबादी को लेना देना ही नहीं होता। बोलते हैं कि भाई हमें तो खाना पीना दो, ये करो। लेकिन कभी भी एक बड़ी किस्म की आबादी है, वो किसी मुल्क को तरक्की की तरफ लेके नहीं जाती, क्योंकि मजदूर तरक्की नहीं ले जाता, तरक्की नहीं करवा सकता। इंटेलेक्चुअली तौर पर जो लीडर्स होते हैं वही आपको लेके जा रहे होते हैं। एक लीडर आपने होता ये है उसको बोल के पूरा सोशलिज्म डिबा दिया। सोशलिज्म दबा दिया लाल लाल ले रहे। नहीं जा सकते ना यार, वो नहीं एक बड़ा मैं सोशलिज्म का वैसे हामी भी हूँ, अच्छा। मैं सारे सिस्टम्स का हामी हूँ। सही है, मेरे नजदीक है ना, सारे इस्लामी भी हो सकते हैं, खैर है उसकी वो एक अलग डिबेट है, बहुत जी जी। लंबी लंबी बातें चलेंगी उसमें। जी कभी करेंगे अगर आपके पास वक्त हुआ तो, वो एक ये वक्त जगह ही है वक्त जैसे। है, बैठे हुए हैं आज, जी। पता नहीं कितना कितना टाइम हो गया, मुझे आइडिया भी नहीं है मेरा तो। ख्याल है 3 2.5 घंटे होने वाले हैं, तो मेरा प्लान है कि मैं इसे 2 पार्ट्स में रिलीज करूं, वरना कोई देखेगा ही नहीं। तो भाई यही है। अच्छा तो होता क्या है कि लेकिन जो सोशलिज्म में भी जाएंगे ना, तो जो कंधों पे मजदूरों को लेके जो चल रहा था, जिसको धक्का लगा रहे थे मजदूर, वो हमेशा आगे एक लीडर ही होता है, वो इंटेलेक्चुअल बंदा ही होता है जो आपकी उस तहरीक को या उस आइडियोलॉजी को प्रिवेल कर रहा होता है। ऐसा नहीं होता कि, लेकिन ये बड़े बहुत ही जरूरी किस्म के पार्ट्स हैं।
तो भाई रोम के अंदर भी यही होता था। अब आपने कहा कि इससे मेरी जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा। अच्छा मैं बताता हूँ भाई। कल मुझे नहीं पता आप क्या हैं क्या नहीं। कल आपका बेटा आता है जी और पैदा होता है, और आप एक हार्डकोर मुसलमान है। अब वो आसे आपसे आके सवाल करता है कि भाई मुझे ये बताएं कि खुदा है तो कहाँ है। ठीक है, खुदा है तो कहाँ है। अब आपको बड़ी तकलीफ होती है, एक डिस्रप्शन पैदा हो गई है सोसाइटी के अंदर, पैदा हो रही है, हर कोई सवाल कर रहा है, अजीबोगरीब किस्म के सवाल कर रहा है। उन सवालों के जवाबात हमारे पास नहीं है, क्योंकि हम लगी बंदी पे बैठे हुए हैं बस। अब हम अपनी वो कहानियां खत्म कर रहे हैं। हम अब जो होमोड्यूस किताब है कि अब हम दूसरी पावर की तरफ जा रहे हैं। अब हम एआई को अपनी पावर सबमिट कर रहे हैं कि तुम फैसला करो, जिस तरह हमने वैसे दे दिया है मोबाइलों को कि तुम फैसला करो कि हमें क्या करना है। तो एक डिस्ट्रप्शन जो सोसाइटी के अंदर क्रिएट होगी, और आप जब इंटेलेक्चुअल माइंड प्रेजेंट नहीं होते हैं ना उन सवालात का जवाब देने के लिए, या गौर व फिक्र करके आपके लिए पहले से बंदोबस्त करके रखने के लिए, तो आपको आप बड़े आलकस होते हैं। आम इंसान हम बड़े आलकस हैं। हम ढूंढने की कोशिश ही नहीं करते, कोई एक जा रहा होगा। तो एक ये पूरा वर्क फ्रेम है। आप इंसान को ऐसा लें कि कैटेगोरिकली ले लें कि भाई कुछ लोग हैं वो बड़े मजदूर किस्म के लोग हैं, उनका काम ही सिर्फ मेहनत कश काम करने वाला है। कुछ लोग हैं उससे ऊपर जाएं कि भाई वो थोड़ा सा वो उन मजदूरों को चलाने वाले ठेकेदार हैं। फिर ऊपर जाएं वो ठेकेदार को चलाने वाले बिल्डर्स हैं। बिल्डर से ऊपर जाएं, तो इस तरह एक ही स्टेप बाय स्टेप आप ऊपर जा रहे होते हैं। तो एट द एंड जो नजरिया पेश करने वाले लोग होते हैं ना वो बहुत ही थोड़े होते हैं, उसको समझने वाले, उस नजरिए पे गैदर होने वाले। लेकिन इसी नजरिए की बेस पे, इन्हीं कहानियों की बेस पे, जो हरारी कहता है, हम आज टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन को अचीव करने जा रहे हैं, और ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इंसान जो है, ह्यूमन है, वो सोशल एनिमल है। तो सोशल एनिमल होने के लिए आपको सोशल होना पड़ता है। एक आइडियोलॉजी, एक आइडियाज पे बात करना, डिस्कस करना बड़ा लाजमी होता है इंसान के लिए। वरना आप केओस सोसाइटी के अंदर रहेंगे जहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा होगा, तू मेरा मैं तेरा, ये मेरी प्रॉपर्टी तेरी प्रॉपर्टी, एक कबायली सिस्टम के अंदर आ जाएंगे। जंगें चल रही हैं, बातें चल रही हैं, ग्रेटर गुड अगर आप हटा देंगे तो आप छोटे छोटे उन्हीं बैकवर्ड बैकवर्ड चले जाएंगे। मेरा खानदान मेरी नस्ल जो आज भी हमारे अंदर बना पड़ा होता है, निकल निकल के आ रहा होता है। कबीलों की लड़ाई चल रही होती है, लेकिन उस कबीलों की लड़ाई को गवर्न करने के लिए, उनके बीच में रोक टोक करने के लिए गवर्नमेंट मौजूद होती है। गवर्नमेंट जो है वो किसी मुल्क की होती है, जो मुल्क होता है उसकी एक अपनी आइडियोलॉजी होती है। तो बेसिकली वो आइडियोलॉजी किसी ऐसे ही बंदे ने दी हुई होती है जो बहुत ही तादाद में कम होते हैं, लेकिन वो आइडियोलॉजी उनकी प्रिवेल कर रही होती है। बिल्कुल एट द एंड वो इंसानियत को बचा के रखती है, बचाए हुए रखती है। उसामा भाई, ये आखिरी जी जी, जी जी, तो ये बात है। आखिरी चंद सवाल फिर हम इसे रैप अप करते हैं। आपने अपनी सीक्रेट सोसाइटी वाली जो आपकी वीडियो है जिसमें आप इल्यूमिनाटी और सब समझा रहे हैं, आपने उसमें बताया था कि 500 या 1000 लोग हैं जो अल्टीमेटली शायद उन सीक्रेट सोसाइटीज को भी कंट्रोल कर रहे हैं, अगर मैं आपको सही कोट कर रहा हूं तो। और वो अल्टीमेटली हमारी सोच किस तरफ जानी है उसका धारा वो डिटरमाइन करते हैं। वो फ्री विल नाम की इस तरह की कोई चीज नहीं है। तो ये मुमकिन है ना, मैं सिर्फ मुमकिनात की बात कर रहा हूँ, कि आप इस वक्त जिस तरह सोच रहे हैं डायमेंशन में किसी की सोसाइटीज हैं, उसके ऊपर भी कोई है। अगर वाकई है तो उन्होंने प्लान करके आपको ये सोचवाया। अगर पता नहीं सोचवाया वर्ड भी है या नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तो अपनी सीक्रेट सोसाइटी बनानी है। मैंने बताया ना मेरा मिशन है यार, वो 12 यहूदी खानदान, एक मुसलमान खानदान। तो मुझे मुझे अपनी बनानी है। हाँ, ये बड़ा अजीब इत्तेफाक हुआ। जो मैं सोचता हूँ ये बड़ा जी अजीब इत्तेफाक हुआ। देखें, इसके पीछे भी कोई मैं डिवाइन मांग रहा होता हूँ। मैंने जब ये पॉडकास्ट की ना, अच्छा ये वाला आइडिया जो था, या जुल्करनैन वाला, लोग बड़े एतराज करते हैं। मैं 2017 से जुल्करनैन के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ, जो जुल्करनैन का पूरा वाक्य है। और मैं बड़ा फर्म था, क्योंकि मेरे पास पहले आवाज नहीं थी, कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, तो मैंने वो बात नहीं की। फिर उसके बाद एक साहिल अदीम साहब हैं, जी जी, मैं अगर जानता हूँ। आपने उनकी वीडियो, मैं जो उन्होंने बातें की ना, वो आप मैंने पहले से अपने ऐसे लोगों को समझाना मुश्किल हो जाता है कि मैंने ये आइडियोलॉजी डेवलप की थी। उनकी जब वीडियो आई ना, मैंने कहा यार ये तो वही बात कर रहा है जो मैंने सोची हुई है, जब मैंने अपना चैनल शुरू किया और फिर मैंने इन चीजों को देखा। तो बिल्कुल ऐसा ही है ये। उसको फिर आपको उसके लिए ना मुझे थोड़ी सी वेबसाइट्स वगैरह खोलनी होंगी, मुझे कोड करनी होंगी बहुत सारी चीज़ें। लेकिन ये समझें कि पूरी कायनात एक सिस्टमेटिकली तरीके से चल रही हो। तो अल्लाह ताला ने भी हमें ये बताया कि बारिश बरसाने के लिए मिकाइल अलैहिस्सलाम की ड्यूटी, और इस तरह ड्यूटीज़ हैं। इस तरह मकाबरीन में चले जाते हैं, डॉक्टर इसरार अहमद के सुन रहा था, अफसल फरिश्ते होते हैं जिनकी मुख्तलिफ ड्यूटीज़ होती हैं। अल्लाह ताला
हर चीज के अल्लाह के जरिए हुक्म से निजाम हो रही चल होती है। रहा है तो जी। एक पूरा निज़ाम चल रहा होता है, एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी आप निज़ाम समझ लें कि मैं यहाँ दुआ मांगूंगा तो कुछ वेरिएबल्स चेंज होंगे, वो चल रहा होगा। तो मेरे मेरे हिसाब से इस वेरिएबल की या इस चीज की जो हम अभी बिल्कुल क्वांटम फिजिक्स से, अब मैं ये नहीं कह रहा कि साइंस से तो हमने जिनों से बिजलियां भी पैदा की हुई हैं। जी अगर आपको पिछले याद हो, लोग उससे रिलेट करते हैं, मैं वो चीज नहीं हूँ। मैं नहीं कह रहा जिन से बिजली पैदा करनी है मुझे यार। मैं कोई साइंस की डिस्कवरी कुरान से नहीं कर रहा। मैं बस कुरान के अंदर जो वाकयात हैं उनको मैं बड़ा एक्साइट हो रहा हूँ, क्योंकि मैं मार्वल का बहुत बड़ा फैन हूँ। उससे पहले मैं चीजें पढ़ रहा था डायमेंशन थ्योरी का, तो जब मैं हजरत मूसा और खिजर अलैहिस्सलाम का वाकया पढ़ता हूँ तो मैं कहता हूँ ओहो 1400 साल पहले डायमेंशन थ्योरी। फिर मैं उस थ्योरी को समझाने की कोशिश करता हूँ। या मैं नील टाइसन की जब मैं वो एक वीडियो देखता हूँ कि अगर फोर्थ डायमेंशन में कोई मखलूक रहती है तो वो मखलूक हमें क्यों नजर नहीं आएगी, और वो मखलूक किस किस्म की जिंदगी गुजार रहे होंगे। तो मैं कहता हूँ ओहो 1400 साल पहले हमें जिन के बारे में बताया गया है, जिसका मतलब ही छुपा हुआ है। तो मुझे कोई तजर्बे या कोई ब्लास्ट नहीं करना कुरान से। मैं तो मेरे अंदर की एक क्यूरियोसिटी जन्म लेती है कि वाह यार ये तो हमें तो पता था, अब इसको थोड़ा सा, मैं तो कहता हूँ फिल्में बननी चाहिए हमारी इसके ऊपर। बहरहाल तो क्या सवाल किया था, कहाँ चले सवाल गए ये हम। था कि जो सीक्रेट सोसाइटीज अल्टीमेटली जो भी 500 हजार लोग कंट्रोल कर रहे हैं आपकी ख्याल में, ये मुमकिन है ना कि वो भी अभी आपकी सोच कंट्रोल कर रहे हो, ताकि आप या साहिल अदीम साहब ये पोर्टल्स और इस तरह सोचें? अब हाँ बिल्कुल। जब मुमकिनात में मुमकिन जाते हैं फिर तो कोई हद ही नहीं है ना उसकी। मुमकिन नहीं, बिल्कुल हो रहा है ऐसा। मुमकिन नहीं, हो रहा है, यही हो रहा है। अच्छा, बस मुझे आखिरी दो सवाल के जवाब दे दीजिए, फिर हम रैप अप करेंगे। आपका जो यूट्यूब कवर है, और ये मैं जसारत कर रहा हूं, मुझे इसके लिए माफ कीजिएगा, आपने उस पर लिखा हुआ है कनेक्टिंग डॉट्स फॉर डिवाइन मिशन। आप मुझसे बेहतर जानते हैं तारीख को, डिवाइन का नाम ले लेके हमारे साथ जो कहानियां हुई हैं कि मैं डिवाइन काम कर रहा हूं और मुझे खुदा ने अपॉइंट, मतलब डिवाइन का मतलब आप मुझसे बेहतर जानते हैं। तो इस तरह अपने किसी भी काम को डिवाइन कहने के लिए हमारे पास दलील नहीं होनी चाहिए कि भाई खुदा ने मुझे मबूस कर दिया, ये काम मैं डिवाइन कर रहा हूँ। वरना डिवाइन के नाम पे हमने जो दुनिया के साथ किया है आप मुझसे बेहतर जानते हैं। हम्म। हाँ लेकिन है मेरे पास इसको सपोर्ट करने के लिए चीजें हैं जो मैं शेयर नहीं करना चाहता। ठीक है, ठीक है, वो बिल्कुल ठीक आपका है। हक है। आखिरी चीज मुझे ये बता दीजिए, जो शायद काफी आसान सवाल भी हो सकता है और मुश्किल भी। खुदा ने इंसान को बनाया क्यों है? ये क्यों तमाशा लगा हुआ है हर जगह? अच्छे खासे जन्नत में बैठे हुए उसे अच्छे नहीं लग रहे थे हम? देखें, बस एक लिमिट है जहाँ पे हमें भी स्टॉप करने का सोचा हुआ है, वो खुदा के बारे में। देखें यार, हम है ना बड़े इमेजिनेट क्रिएटिविटी तौर पे ना हम ये काटना पड़ेगा, मैं दोबारा अल्फाज ढूंढ रहा हूँ मैं। प्लीज प्लीज प्लीज। इंसान इंसान जो है वो अपने, जो उसकी अपब्रिंगिंग हुई हुई है, जो इंसान बचपन से बड़ा होता है उसने जो अपने इर्द गिर्द में चीजें देखी हुई होती हैं, वो उस लिमिटेड पर्सपेक्टिव में सोच रहा होता है। उसका परसेप्शन भी ऐसा ही है कि आपका जो सवाल है ना उसके पीछे परसेप्शन ये है कि अगर जो एक थॉट है कि अगर कोई भी कुछ भी काम करता है तो उसके पीछे कोई वजह वजह होनी होती चाहिए। है। जी। ठीक है। या कोई भी टाइम गुजर रहा है तो वो टाइम गुजरने का जो मेरा परसेप्शन है, मैं जिस तरह फील कर रहा हूँ वही होना चाहिए। या मैं 10 डायमेंशन की जब मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे ह्यूमन क्रिएटिविटी स्टॉप हो जाती है, खत्म हो जाती है, साइंस कहती है इससे आगे आप सोच ही नहीं सकते, लिमिट है हमारी, लिमिट है। तो उस लिमिट के तहत मैं जब वजह पे मैं भी पहुंचता हूँ कि क्या वजह थी, जब मैं वजह पे पहुंचता हूँ तो मैं उससे आगे सोच नहीं पाता, क्योंकि मेरी एक क्रिएटिविटी की लिमिट है। मैं सॉरी, मैं लिमिटेड हुआ हूँ उस वजह को ढूंढने, क्योंकि मेरे लिए वजह हो सकता है कि वजह से भी आगे का कोई लफ्ज हो, कोई फीलिंग हो जो मुझे पता ही नहीं है, जो मुझे आइडिया ही नहीं है जिसका। जब हम बात कर रहे होते हैं ना तो बड़ा एक ईमान है कि अल्लाह ताला को हर चीज पता होती है, जो होना है जो नहीं होना। तो 10 डायमेंशन की जब हम बात कर रहे होते हैं वहां पे डॉट है। अगर कोई बीइंग 10 डायमेंशन पे, और यहाँ पे मेरी क्रिएटिविटी खत्म हो रही है, मैं बार बार कहता हूँ, वो रह रहा है ना तो उसके लिए होके खत्म हो चुका, उसके लिए होके खत्म हो चुका। तो वो बनाया अगर इंसान को अल्लाह ने, और हम 10 डायमेंशन के ऊपर हम जा नहीं सकते, तो हमारी औकात 10 डायमेंशन तक हम वहां रखते हैं कि इंसान बना, इंसान का टेस्ट हुआ, इस दुनिया में आया, खत्म हो गया, जन्नत जहन्नुम में चला गया, उधर उधर हो चुका हूँ मैं, जन्नत में बैठा हूँ जहन्नुम में बैठा हूँ, उधर हो चुका है, या हो सकता है जन्नत जहन्नुम के बाद भी उधर हो चुका है, कि आगे क्या होना है।
तो मेरे लिए टाइम का परसेप्शन भी ना बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि यार कंफ्यूजन क्रिएट करते थे कि वाह आगे क्या है। मेरे एक परसेप्शन का स्टॉप आ जाता है कि स्टॉप, फुल स्टॉप लग गया, पर सोच ही नहीं सकता वजह क्या है, इंसान ने क्यों बनाई, वजह से आगे मुझे पता ही नहीं। मुझे ये पता है कि इंसान बना तो कोई वजह होनी चाहिए, लेकिन उससे आगे का कोई लफ्ज है मैं इमेजिन ही नहीं कर सकता। बस मेरी औकात ही इतनी है। इसी के साथ ये आखिरी सवाल मेरा इसको रिलेट करता है साहब भाई, इमाम मालिक का आपने पहले जिक्र किया था, वो अपनी किताब के मुकदमे में लिखते हैं, आपको मुझसे बेहतर अंदाजा होगा कि मैं अपनी बात मैं अपनी बात को सही समझता हूं तभी उसको बयान करता हूं, लेकिन तुम्हारी बात में सेहत के इम्कान को रद्द नहीं करता जो भी उनके ये मुखालिफ है। मैं आपको ये बात समझा सका अपनी बात आपको? बिल्कुल समझा हाँ। सके। और उसकी मतलब इसका दूसरी तरफ यह है कि जिस चीज को मैं सही समझता हूँ उस पे सही समझता हूँ इसलिए खड़ा हूँ, लेकिन ये हम्म, इम्कान है कि मुझे गलती लगी है। मतलब यही है ना कि हो सकता है मैं तो सही हूँ, मुझे पता है मैं हम्म। खड़ा हूँ अपनी बात पे, लेकिन तुम जो बोल रहे हो जरूरी नहीं है कि बस वो गलत ही हो। हाँ, ये भी हो सकता है कि मुझे ही गलती लगी हो लेकिन अभी मुझे मुझे उसका गलती लगे, इदराक नहीं है। मुझे इदराक नहीं है, तो इदराक बड़ा वो होता है। तो मेरी जिंदगी के उसूलों में से चंद उसूल यही है कि मैं, क्योंकि खुद का भी मैंने कहा मैं शुरू में एहतसाब करता रहता हूँ, तो मुझे कोई मसला नहीं है, मेरी ईगो को मतलब एक जर्रे का फर्क नहीं पड़ेगा कि अगर कोई मुझे आके किसी बात पे सही कर दे। मैं बहुत जल्दी है ना रुजू कर लेता हूँ अपनी बातों से, ठक ठक। मतलब अच्छा, मैं इस पे इमरान खान का बयान देता हूँ। इमरान खान कहता है कि ग्रेट लीडर जो होता है ना, रिटर्न वो लेता है। यू टर्न लेता है, और लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया। अबे भाई, असल में मसला क्या है कि उसको अपनी बात समझाने नहीं आई समझाना और नहीं लोगों को समझ नहीं आई। है। तो जो ग्रेट लीडर होता है ना, वो वक्त के हिसाब से अपने फैसले चेंज कर रहा होता है। उसको पता होता है कि यार अना जो है वो तुम्हें तबाह बर्बाद करेगी, ईगो तबाह बर्बाद करेगी। हाँ, नहीं हुआ नहीं हुआ, हुकूमत कर ली, नहीं हो रही नहीं हो रही, 5 की जगह 50 साल लग जाएंगे, लगेंगे तो लगेंगे, मुझे अब पता नहीं था, मुझे इदराक नहीं था। एक और चीज है जो इंसान को बहुत बर्बाद करती है, बस आखिरी दो सवाल, वो है मोहब्बत। हुई है कभी? हाँ ना, मैं मतलब मेरी तो, मैंने बताया ना, फोर्थ से हाँ, अगर वो सेकंड ईयर तक अच्छा, कर ली। उसको आप उसका मोहब्बत के जुमरे में ही डालते हैं, मुझे तो लगा वो बचपन का क्रश होगा। बस क्रश ही समझ लें, लेकिन बहुत लंबा चला था। लेकिन मैं नहीं समझता मोहब्बत तबाह करती है यार, वाकई मैं नहीं समझता। और मैं तो पता नहीं लिबरा हूँ, बड़ा दिल फेंक किस्म का हूँ मुझे तो। यार मैं अपनी जिंदगी के ना बहुत सारी चीजें मैं इधर ऑन द रिकॉर्ड शेयर नहीं कर जी जी सकता, जी, लेकिन मैं प्लीज बड़े प्लीज। बड़े ही किस्म की ना, अजीब किस्म की चीजें मैं चल रहा होता हूँ। तो मैंने आपको एक अपनी एक स्टेट बताया कि मैं कुछ भी इमेजिन करता हूँ तो मैं पूरे करेक्टर के अंदर आया हुआ होता हूँ, पूरा करेक्टर के अंदर। मतलब मैं प्राइम मिनिस्टर, अगर मैंने कभी रात के अपने इमेजिनेशन में अपने आप को प्राइम मिनिस्टर बनाया है ना, तो मैं फर्स्ट डे कि मैं अगर प्राइम मिनिस्टर बन के जा रहा हूँ वहां पे अहद लेने से, जो अहद लेते हैं, जो औत उठाते हैं, उसके बाद मैं किस तरह अपने ऑफिस में जाऊंगा, पहले मसाइल, मतलब इतना डिटेल में मैं इमेजिन कर रहा होता हूँ। तो पता नहीं इसने एक बड़ा अजीब सा मुझे एक स्किल दे दिया है, या पता नहीं क्या है। मैं खुद परेशान हूँ इस पे कि मैं जैसा मुझे जो चाहता है ना, मैं वैसा उसके लिए होता हूँ, और मैं दिल से होता हूँ। तो मेरी जिंदगी में इस चीज ने ना, जो इश्क वाली मोहब्बत है उसको एलिमिनेट। और बाकी मैं आपको कभी बैठेंगे तो मैं इश्क हकीकी भी बताऊंगा कि जी। आप जब इश्क हकीकी आपको एक बार उसका अदराक हो जाता है ना, फिर आपको कुछ नहीं रहता। आपको पता है कि ये मोहब्बत दुनियावी है, इसको खत्म हो जाना है, ये मोहब्बत दुनियावी है, इसको खत्म हो जाना है, ये 5-10 मिनट का मजा है, ये करके क्या करना है। ऑर्गेजम आता है लोगों को, अगर कभी आप मेडिटेशन के जी जी फेज में जी जी। जाएं बैठें, तो मतलब वो डोपामाइन जो रिलीज होते हैं ना, इंसान को तो यही चाहिए होता है, और क्या चाहिए होता है उसको, अपना साहब भाई, आप डोपामाइन हमें रिलीज इतनी करना। मुश्किल बातें समझा लेते हैं, आप जिस तरह आपने स्ट्रिंग स्ट्रिंग थ्योरी समझाई है, मैं आपकी दाद देता हूँ, उससे आसानी से शायद नहीं समझाई जा सकती थी। भाभी भी इतनी आसानी से चीजें समझ जाती हैं, मतलब जो कि खवातीन। नहीं, मैं आपको बल्कि मशवरा भी देता हूँ, जितने शादीशुदा लफ्ज इसको अलग लगा दीजिएगा। कभी अपनी बेगम के लिए प्रोफेसर और लेक्चरर नहीं बनना। मैंने अपनी जिंदगी में शुरुआती तौर पे ना, होता क्या है कि मेरी कोशिश है कि यार हर कोई बात को समझे, तो उसमें बात लंबी बड़ी हो जाती है, और हर कोई आपकी नेचर का नहीं होता ना। तो मैं बड़ा प्रोफेसर बनता था, फिर मैंने बोला कि यार काशिफ हफीज भाई की बात समझ आ गई, शरीफ आदमी अपनी बीवी से डरता है। तो अब ये होता है, हाँ ठीक है, ठीक है, जिंदगी बड़ी सुकून के अंदर है, ठीक है। आप जो कह रही हैं ठीक है। तो हाँ भी रिग्रेट जी, वो, सॉरी सॉरी, गो अहेड प्लीज, जी सॉरी। जी, तो उसने ना मेरी जिंदगी में फायदे भी बड़े किए हैं। मैंने अपनी जो अपने हल मेरे नजदीक फालतू काम थे,
उसकी डिसीजन मेकिंग मैंने अपनी बेगम के हाथ में दे दी। मुझे सुबह क्या पहनना है, मुझे क्या खाना है, मुझे कहीं पे जाना है, उस पे क्या पहनना है, वो सारी डिसीजन मेकिंग मैंने अपनी जिंदगी से एलिमिनेट कर दी। अब वो बेगम कर रही होती है तो मेरा टाइम बच रहा होता है, वो भी खुश, मैं भी खुश, मैं दूसरी चीजें सोच रहा होता हूँ। कोई रिग्रेट्स है कोई जिंदगी में? नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बड़े से बड़ा नुकसान करने के बाद भी मैंने 24 घंटे से ज्यादा उस पर कभी सोचा नहीं। मैं हमेशा ये सोचता हूँ चलो हो गया, मुक गई गल, आगे चलो। आगे क्या करना है, अब क्या करना है, 50 लाख का नुकसान हो गया, ये 50 लाख दोबारा कैसे लाना है, बस जब यही है। उसामा अली साहब अकेले बैठे होते हैं, कभी रोते हैं? कभी ऐसे ही बस कभी दिल हल्का हाँ, करते हैं? हाँ भाई, अक्सर, अक्सर व बेशतर, अक्सर व बेशतर, मुख्तलिफ बातों पे, मतलब अल्लाह के आगे बैठ के मैं यार, पता है मैंने आपको एक बात, मैं आपने मुझसे डिवाइन वाला सवाल भी पूछा था, मैंने उसको स्किप कर दिया। मैं अपने मुंह से कोई ऐसी बात निकालना ही नहीं चाहता कि किसी को पता चले कि यार मैं लगे कि मैं बता रहा हूँ मैं बड़ा पारसा हूँ। नहीं भाई, मैं बड़ा गुनाह गुनाह का पुतला हूँ, खताकार हूँ। लेकिन ये है कि मैं एक बात, इसलिए ये वाली बात बता रहा हूँ कि ये आपकी जिंदगी में, लोगों की जिंदगी में बड़ा मददगार साबित होगी। ये बात वो ये है कि खुदा के आगे बैठो ना तो रो लिया करो। आपकी जिंदगी में बड़े दिल के अंदर बड़े गर्दो गुबार होते हैं, कभी क्या, कभी लाइफ में क्या चल रहा है, कभी क्या चल रहा है, लेकिन आप खुदा के आगे रो लोगे ना, तो एक तो वो उसकी जात है, वो जज नहीं करेगा आपको, सामने से बोलेगा नहीं। हाँ, आप आपके दिमाग आपके दिल में नहीं आ रहा होगा ना कि यार मैं रो रहा हूँ, इसके आगे ये क्या बोलेगा, कितना मर्द होके रो रहा है। उसके आगे रो लिया करो, आपकी जिंदगी बड़ी सुकून के अंदर गुजरेगी। दिल की बातें किससे करते हैं उसामा भाई? किसी से भी, किसी से भी? किसी से भी। अच्छा। मैं, मेरी जिंदगी में छुपाने वाली बातें बड़ी कम होती हैं, कुछ भी। मैं अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने में मैं कभी पीछे नहीं हटता, कभी भी नहीं हटता। जब कोई आ गया बैठा, और ये शायद ये मुझे नेटवर्क, जो मेरा पावरफुल नेटवर्क बनाने का एक टूल है, वो शायद यही है। मैं अपनी जिंदगी थोड़ी किसी के साथ शेयर कर देता हूँ, वो अपनी जिंदगी पूरी खोल के रख देता है। तो बोल, अरे यार ये बड़ा खतरनाक बात भी है, वुलनरेबल हो जाता है। अगर कोई मुझे अपनी जी जी। पूरी जिंदगी बता रहा है, वो मेरे आगे वुलनरेबल हो जाता है। ऐसे ही है। और फिर मेरा मेरा एक हॉबी, कहते हैं ना, मेरी हॉबी जिंदगियां बदलना है। तो मैं बहुत ही अजीब किस्म की हरकतें करते के लोगों की जिंदगियां बदलता हूँ, बहुत ही अजीब किस्म की। खुश है मैं जिंदगी फिर नहीं में? बताऊंगा। जी हाँ, जी। खुश है जिंदगी में? अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब मेरी जिंदगी में खुशी की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। हाँ भाई, आखिरी सवाल। अगर एक दिन सबने मरना है, जाहिर है किसी को इससे फरार नहीं है, कल को आप इस दायरा फानी से कूच कर जाएं, आप क्या चाहते हैं लोग किस तरह आपको याद रखें? मेरा तो मिशन ही यही है कि मैं मर जाऊं, मेरी कोई नजरियाती बेस, मेरा पूरा कोर्स मौजूद हो, जिसके अंदर मैंने डिस्कवरी कर करके चीजें किस तरह काम करती हैं, हाउ थिंग्स वर्क, उस हिसाब से बताया। और फिर मैंने एक पूरा प्लान दिया वो जो चंद लोगों के लिए हो, कि आपको अगर पावर हासिल करनी है तो आपको इस तरह पावर हासिल करनी है। और उस बेस पे कोई खानदान बने, कोई आइडियोलॉजी प्रिवेल करे, और एट द एंड हम लड़ने की पोजीशन में हो, मुसलमान। आपने ये एक बात कह के मुझे बस एक और सवाल मेरे जहन में आया, इजाजत दीजिए। पूछते जाएं, आपने, कोई टेंशन नहीं नहीं है। नहीं, बहुत शुक्रिया, आपने बार बार पावर की बात की है, तो आपको आपको ये मुझसे बेहतर अंदाजा है कि पावर दिमाग भी बिल्कुल सही तरह खराब कर देती है, वो फिर आपको अपनी हुदूद से भी तजावुज करवाने देती है और आपको पता नहीं चलता। तो फिर पावर को हुदूद के साथ किस तरह मेंटेन किया जा सकता है, या करना भी चाहिए, या नहीं बस पावर है तो लताड़ दो सबको? एहतसाब अपना मुसलसल जो मैं करता रहता हूँ। साहब भाई। मैं कोई वाकया सोच रहा हूँ हाँ कि हाँ, मैं प्लीज। आपके साथ शेयर कर सकूं, पावर वाला। प्लीज। तो जो सबसे पहला वाला वाकया है वो मैं नहीं करूंगा, जी जी, वो ऑन प्लीज। द रिकॉर्ड नहीं जाने वाला। जी जी, जरूर। लेकिन कभी ये होता है ना कि यार मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि हल्के को हवालदारी, पावर हर किसी की औकात नहीं होती कि वो ताकत लेकर हजम हो वो जाए उसको, हर किसी को हजम नहीं। हजम हो जाए। वो मस्ता जाता है बंदा, नशा ही अलग है इसका, मुझे पता है ना नशा क्या है।
आपके पास आप किसी सीरियल किलर से जाके पूछें, वो आपको बोलेगा जब मैं गला दबा के सांस निकाल रहा होता हूँ बेयर हैंडेड से, तो वो जो आखिरी सांस निकलती है वो मुझे खुदाई दर्जा दे रही होती है, खुदाई ताकत का एहसास दिला रही होती है कि मैं अपने हाथ से किसी की जान ले रहा हूँ। तो ये ताकत ऐसी चीज है। तो आप करते क्या है कि आपको अपना एहतसाब ताकत का करना चाहिए कि आपके पास कोई चीज मौजूद है, आप किसी के साथ ज्यादती कर सकते हैं, और आप अपने आप को टेस्ट करते हैं उसमें कि आप कर सकते हैं, किसी के साथ गलत काम कर सकते हैं, आपके पास मौजूद है। या फिर मैं एक वाकया दूं कि एक बड़ा मसला हुआ, ठीक है, और उसके अंदर वो बड़ा पर्सनल इशू था, बहुत ही पर्सनल घर के अंदर हो रहा था। और एक भाई है मेरा, थोड़ा सा वो भी है ताकतवर, है वो थोड़ा ना। तो वो हमने उसने कॉल की मुझे कि मैं एक अच्छी खासी फोर्स के साथ मैं मौजूद हूँ, और जिसने दुख दिया हुआ है, जिसने ये तकलीफ, अ, बहुत ही ज्यादा बड़ी तकलीफ थी वो, बस मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। हम इतने रिसोर्सफुल, मैं सोच रहा हूँ इतने, एक गुस्से की कैफियत होती है ना, उस गुस्से की कैफियत में सोच रहा हूँ कि हम ये कर सकते हैं, हम ये वाले कॉन्टेक्ट यूज कर सकते हैं, फिजिकली तौर पे भी हम अपाइज कर सकते हैं। वो एक लम्हा था, मैं बोल रहा हूँ गुस्से के अंदर इंसान सोचता नहीं है, वो एक लम्हा था। उस लम्हे में एक आवाज किस्म की, आप कह लें कि अंदर से आवाज आती है, अपने अंदर से जमीर की आवाज आती है कि यार तेरी इतनी औकात है, ऑन ग्राउंड सेट है सब, अब बस अब करना है। और मैं फिर अपने भाई को फोन करता हूँ, और उस आवाज ने ना आपको पूरा अंदर से लरजरा देता है, लरस जाते हैं आप। अब क्या हो गया, ये क्या हो गया कि तेरी इतनी औकात है, आप तैयार हैं, आप जो चाहें आप साबित कर सकते हैं, दुनिया को साबित कर सकते हैं कि वी आर द मोस्ट पावरफुल इन दिस सिनेरियो। फिर आप बोलते हैं नहीं, फिर आप बोलते हैं कि अल्लाह पे फैसला छोड़ दिया मैंने ये वाला। और आप वहां से बड़ी मुश्किल से, जो लोग आपके साथ आए हुए होते हैं उनके सामने आपको एक बड़ी शर्मिंदगी हो रही होती है, बड़ी मुश्किल से मैं रोकता हूँ। उस लम्हे ने मुझे सिखाया, एक लम्हा था वो, मैं पूरी कहानी आप उसको समझ गए होंगे, मैं शेयर नहीं कर रहा, लेकिन उस लम्हे ने मुझे सिखाया कि यार पावरफुल होना ये नहीं है कि आप किसी के साथ, अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है और आपके पास वो पावर है कि आप उसके 100x उसको, उससे बदला ले सकते हो, और आप वो बदला लेने की पोजीशन में मौजूद हो, और आप वो बदला ले लो। पावर ये नहीं है, पावर ये है कि उस चीज को पी जाना, उस चीज को पी जाना कि खैर हो गई, हम कर सकते हैं लेकिन मैंने किया नहीं है, पावर ये है। और आज भी मुझे उस बात पे फख्र होता है। तो उसके बाद से फिर मैंने अपनी एक प्रैक्टिस बनाई, मैं किसी भी ऐसी चीज के अंदर होता हूँ, मैंने कहा ना लोग वल्नरेबल हो जाते हैं आपके आगे, मैंने कहा मैं ऑन द रिकॉर्ड नहीं बता सकता। तो वो जब लोग वल्नरेबल होके आपके पास आए हुए होते हैं, आप उनसे कुछ भी करवा सकते हो, कुछ भी नहीं पता लोगों को। मैं बोलता हूँ, फिर मैं उनको ये समझाता हूँ कि इतनी वल्नरेबिलिटी सही नहीं होती, जिस तरह तुम मेरे आगे आए हो, मैं तुम्हें चाहता उस लम्हे में जो मैंने तुम्हें ब्रेक किया, तुम्हें दर्द दे देकर, वो मैं कुछ भी करवा सकता था। लेकिन फिर वो लॉयल हो जाते हैं, वो अलग कहानी है। तो पावर बड़ी खतरनाक चीज है, दिमाग घुमा देती है कभी कभी आपका। हाँ भाई, थैंक यू सो मच। मेरे पास आपके लिए यही सवाल थे। मुझे अंदाजा नहीं था कि इतना लंबा हो जाएगा, लेकिन मुझे बहुत मजा आया आपसे बात करके। आखिर में फ्लोर आपके लिए ओपन है, आप जो भी एंडिंग रिमार्क्स देना चाहें। और ये पिछले 3 घंटे आपके कैसे गुजरे ये भी मुझे बता दीजिए। यार मुझे तो मजा आता है, मैं तो, मुझे लोग कहते हैं ना कि वीडियोस नहीं आ रही, वीडियोस नहीं आ रही, मैं कहता हूँ मेरे सामने एक बंदा बैठा दो, मैं मतलब 24 घंटे लाइव स्ट्रीम करके दिखा दूंगा। मुझे बस एक वो चाहिए होता है यार, डायरेक्शन देने वाला चाहिए होता है कि हाँ इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। तो ये 3 घंटे 5 घंटे भी चलते तो पता नहीं चलता, आपको यकीन करें। और एंड रिमार्क्स यही है कि यार सोचें, जो जो आप जिस कंफर्ट के पोजीशन में इस वक्त मौजूद है ना, जो आपका कंफर्ट जोन है ना, वो लोग कहते हैं मोटिवेशनल लेवल, मोटिवेशनल स्पीकर्स आपको बता रहे होंगे कंफर्ट जोन को चैलेंज करो, चैलेंज करो, चैलेंज करो। लेकिन ऐसा नहीं है। कल मेरे साथ कोई था, उसको साहिल समंदर पर चलना पसंद नहीं था, ठीक है, तो वो मुझसे पूछ रहा है कि मैं अपनी जिंदगी में कैसे उसामा भाई तब्दील रहूं, मैं बड़ा परेशान हूं। तो मैंने उसको कहा कि हम सीवी पे ही थे, मैंने कहा चप्पल उतार और एक राउंड लगा के आ पानी के अंदर तक। कंफर्ट जोन को इस तरह चैलेंज करना पड़ता है। और आपको बेमायने चीजें ना आपको लगेंगी क्या बेवकूफी है, लेकिन वो आपके अंदर बड़ी बदलाव ला रही होती है। हालांकि खुशक हो गया मेरा। थैंक यू सो मच उसामा भाई, थैंक यू सो मच। ठीक है अब्बास भाई, बहुत शुक्रिया आपका।